अस्सलामुअलैकुम। प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू। उसे चुप लग गई। वो कान लगाकर यूं सुन रहा था जैसे फरहाद को आसपास बोलते हुए महसूस कर रहा हो। अभी उसे यकीन नहीं हो सकता था कि कोई उसके दिमाग में आ सकता है। जो असरार के दबीज पर्दों में छुपे रहते हैं उन्हें इतनी जल्दी यकीन कैसे आ सकते हैं। दिमाग की तारीकी में शब खून मारने वाले गिरफ्तार नहीं होते, मगर एक हो गया था। अभी उसे गिरफ्तारी का यकीन नहीं हो रहा था। उसे यकीन दिलाना ज़रूरी नहीं था। मैंने सोचा जब तक वो मखमसे में है मुझे अहम मालूमात हासिल कर लेना चाहिए। मैंने उसकी सोच में कहा, नहीं, मेरे दिमाग में कोई नहीं है। अगरचे मैंने फरहाद का लब लहजा सुना है, मगर वो फरहाद नहीं हो सकता। उसकी दहशत होगी। दिन रात यही धड़का लगा रहता है, कहीं वो किसी नामालूम जरिए से हम तक ना पहुंच जाए। उसने सोचा मेरे दिल और दिमाग में उसकी दहशत नहीं है, मैं उससे खौफजदा नहीं हूँ। वो कोई सा भी जरिया इस्तेमाल कर ले मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मैंने फिर उसकी सोच में कहा, मैं भला क्यों दहशत ज़दा रहूंगा। मैं उससे किसी तरह कमतर नहीं हूँ। अलबत्ता ये एक नफ्सियाती मसला हो सकता है। हम फरहाद को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए लाशऊरी तौर पर वो हमारे जहनों पर खौफ बनकर छाया रहता है। उसने कायल होकर सोचा, हाँ, इसे लाशऊरी खौफ मानता हूँ, मगर मैं उससे खौफज़दा नहीं हूँ। वैसे इत्मीनान के लिए उसके पास जाकर देखना चाहिए कि अब मेरे दिमाग में पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उसकी सोच पड़ते ही मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। उसी वक्त सोच की लहर को महसूस करते हुए सांस रोक ली। वो अपने इत्मीनान के लिए आया होगा, वापस चला गया। मैंने फिर उसके दिमाग में पहुंचकर तस्दीक की। वाकई नाकाम होकर गया था और अब आर्मर के पास था। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, आर्मर, अगर तुम्हारे दोनों भाइयों में से कोई मौजूद हो तो उससे कह दो। वो दोनों एक बार धोखे से मुझे दिमागी झटका पहुंचा चुके हैं, दूसरी बार कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर उन्होंने यही सिलसिला जारी रखा तो मैं तुम्हें और जोजो को जहनी अजियतें पहुंचाऊंगा। मैं ये धमकी हार्पर के दिमाग में पहुंचकर दे सकता था। चूंकि मैंने ऐसा नहीं किया, लिहाजा हार्पर को यकीन हो गया कि मैं उसके दिमाग में ना पहुंचाऊं ना पहुंच सकता हूं। जिसके पास गैर मामूली सलाहियत होती है वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता है। अगर उसकी नादानिस्तगी में कोई नुकसान पहुंच रहा हो तो वह इस नुकसान को तस्लीम नहीं करता। यही बात हार्पर के साथ थी। अब मैं उसे खुशफहमी में मुब्तला रखना चाहता था। अगर वो समझता है कि फरहाद उसके दिमाग में कभी नहीं पहुंच सकता तो फिर यही सही। अब मैं उसके जरिए मालूम कर सकता था कि शार्पर जो के आसपास है और उसकी हिफाजत में लगा हुआ है। उसने आर्मर के हाथ से चाकू फिर गिरा दिया था। अब हार्पर उसके लब लहजे में कह रहा था, फरहाद, हमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब नहीं करेंगे, आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। तुम समझते हो कि हम तुम्हारी किसी साथी औरत के दिमाग में नहीं पहुंच सकते। तुमने बड़ी पेशबंदी की है, तुम्हारी एहतियाती तदाबीर कामयाब रही है, मगर तुम भूल रहे हो हम तुम्हारी माँ जी और आनंद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा फौरन आर्मर और जोजो के दिमाग से वापस जाओ, वरना तुम्हारी माँ नीलमा दासी की चीखें सुनाई देंगी। मैं तुम्हारे चैलेंज का जवाब देना चाहता हूँ। इससे पहले मालूम करना चाहूंगा, तुम दोनों भाई यहाँ मौजूद हो या नहीं। मुझे जवाब मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ एक भाई काफी है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं बहुत ही अहम गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लिहाजा दोनों भाइयों की मौजूदगी जरूरी है। अच्छी बात है, इंतजार करो, सिर्फ 15 सेकंड में दूसरा भाई आ जाएगा। ये सुनते ही मैं फिर हार्पर के दिमाग में पहुंच गया। मेरा ख्याल था वो शार्पर का लब लहजा इख्तियार करके उसके दिमाग में जाएगा, फिर आर्मर के दिमाग में उसे पहुंचने के लिए कहेगा ताकि मेरी अहम बात सुन सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 सेकंड पूरे होते ही वो फिर आर्मर के दिमाग में आया। मैं भी वहां पहुंच गया। उसने कहा, फरहाद, तुम मौजूद हो? हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हम दोनों भाई मौजूद हैं। मैं मुस्कुरा कर रह गया। वो झूठ बोल रहा था। 15 सेकंड ज़ाया करने के बाद तन्हा आर्मर के दिमाग में आकर मुझे दूसरे भाई की मौजूदगी का यकीन दिला रहा था। उसे पूरा यकीन था कि मैं ना तो उन दो भाइयों का सुराग लगा सकता हूँ और ना ही ये मालूम कर सकता हूँ कि इस वक्त सिर्फ एक भाई से बात कर रहा हूँ। वो मुझे बना रहा था। मैंने बेवकूफ़ बनते हुए कहा, शार्पर और हार्पर, अच्छी तरह सुन लो। मैं माँ जी और आनंद की वजह से कमज़ोर पड़ गया हूँ। उन्हें नुकसान पहुँचते नहीं देख सकता। लेकिन ये तो सोचो, मैंने उन्हें भी तुम्हारी टेलीपैथी से महफूज रखने के लिए अगर कोई ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया जिसके बाद तुम उन्हें भी नुकसान ना पहुँचा सको, तब मेरी किस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाओगे? किस तरह अपने भाई आर्मर और जोजो को मुझसे बचा सकोगे? मुझे जवाब मिला, तुम समझते हो तुम्हारी यही एक दो कमजोरियां हमारे हाथों में हैं। तुम्हें मुसलसल कामयाबियों ने मगरूर और खुशफहम बना दिया है। जरा आगे आगे देखते जाओ, होता है क्या। आइंदा क्या होगा ये सिर्फ खुदा जानता है। फिलहाल तुम दोनों को ये यकीन कर लेना चाहिए कि आंदा मेरे किसी आदमी पर कातिलाना हमला करोगे तो जवाबन जोजो या आर्मर पर कातिलाना हमला होगा और उस वक्त तुम किसी को बचा नहीं सकोगे। मैं जा रहा हूं। मैं अपनी जगह वापस आ गया। बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर से बाथरूम के अंदर खड़ा दोनों भाइयों से ख्याल ख्वानी की जंग करता रहा था। मुझे खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल हुई थी। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। मेरे पास सिर्फ एक बैग था। वो मेरा नहीं था, आर्थर का था। मुझे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए बोरिया बिस्तर साथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
जहां जाता हूं वहीं की चीजें खरीद कर इस्तेमाल करता हूं। शीबा और आमना ताजमहल होटल की कार में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने शीबा के दिमाग पर दस्तक दी। उसने जवाबन मेरे दिमाग में आकर पूछा, क्या तुम मुखातिब कर रहे हो? हाँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे गाइड करो। वो गाइड करने लगी। उस कार का रंग और नंबर बताया। फिर मैं पार्किंग एरिया में पहुंच गया। वो कार नजर आ गई। मैंने पिछली सीट का दरवाजा खोला। वहां आमना उसके साथ बैठी हुई थी, यानी कबाब में हड्डी। दोनों ने एक तरफ सिमट कर मेरे लिए जगह बनाई। उस जगह बैठने का मतलब ये होता कि आमना दरमियान में होती और दूसरी तरफ शीबा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरे दरवाजे से आकर बैठता हूँ। दूसरे दरवाजे से आने का मतलब ये होता कि मुझे शीबा के पास बैठने का मौका मिलता। मगर आमना ने कहा, वो दरवाजा मुकफ्फल है, खुल नहीं सकेगा, बेहतर है मेरे पास बैठो। मैंने बेबसी से एक गहरी सांस ली। बैग को अगली सीट पर रखा, फिर आमना के पास बैठ गया, दरवाजे को बंद कर दिया। शीबा मेरी बेबसी और बेचैनी पर जेरे लब मुस्कुरा रही थी। मैंने आमना को देखा। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, यानी एक में शौकी और दूसरी में संजीदगी, दोनों ही खूबसूरत बलाएं थीं। बाबा साहब के दायरे में आमना पर तनवीमी अमल किया गया था। उसके दिमाग को हसास बना दिया गया था, वरना मैं उसके दिमाग में पहुंचता तो उसे अपने बिछड़े हुए महबूब के मुतल्लिक सोचता हुआ पाता, और इस हवाले से वो मेरे मुतल्लिक सोचती हुई पाई जाती, क्योंकि मैंने माजी में काफ़ी अरसे तक उसके मरहूम महबूब या शौहर का रोल अदा किया था, और इतनी शराफत से कि कभी उसे हाथ नहीं लगाया था, हालांकि उसका हुस्न छूने पर मजबूर करता था। वह एक ऐसी सुहागन थी जो सुहाग रात को ही बेवा हो गई थी। उसे अपने शौहर की कुर्बत नसीब नहीं हुई थी। वह ऐसी आग थी जो बरसों से दहक रही थी, ऊपर से खामोश थी, अंदर से आतिश फिशां थी। लेकिन इस औरत ने अपने हुस्न शबाब को, अपनी आरज़ुओं और जज्बों को एक नई राह पर लगा लिया था। हाथ में कलाशनकोफ लेकर दहशतगर्दों की दुनिया में खतरे का निशान बन गई थी। उसकी ये गैर कानूनी सरगर्मियां ज्यादा अरसे तक जारी न रह सकीं। बाबा साहब के दायरे में पहुंचने के बाद उसने अपनी खतरनाक सलाहियतों का रुख इधर मोड़ दिया, जिधर सोनिया, रसवंती, आला बीबी, शीबा और पौमी उसका साथ देने के लिए खड़ी हुई थी। आमना मेरी उन साथी औरतों में से थी जिनसे मेरा रोमानी लगाव नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए जान पर खेल जाने वाली औरत थी। मैंने उसे बाबा साहब के दायरे में पहुंचाया था। उसने मुझे अपने शौहर के रूप में देखकर मुतासिर होकर कहा था, फरहाद, मैं तुम्हारी बेहद इज्जत करती हूँ, तुम्हारे एहसानों का बदला चुकाना चाहती हूँ, मगर यह ख्याल दिल से निकाल दो कि आमना कभी अपने शौहर की जगह तुम्हें देगी। अब वही आमना नंगी तलवार बनकर मेरे और शीबा के दरमियान लटक रही थी। उसने पहले ही मेरे लिए होटल का एक कमरा रिजर्व करा लिया था। मंसूबे के मुताबिक वो और शीबा तारीख की स्टूडेंट थी, इसलिए जनता की गारों में दिलचस्पी लेने आई थी। मैं अमरीकी आसार कदीमा के शोबे में एक प्रोफेसर था। शीबा और आमना के वालदैन से पुरानी शनासाई थी, इस लिहाज से वो मेरे करीब थीं। उन्हें हिंदुस्तान में मेरी आमद का इल्म था, इसलिए उन्होंने होटल ताजमहल में एक कमरा रिजर्व करा लिया था। एयरपोर्ट से होटल तक खामोशी रही, क्योंकि ड्राइवर हमारी बातें सुन सकता था। मैं हार्पर के दिमाग में पहुंचा हुआ था। सबसे पहले मैंने उस ट्रांसफार्मर सिस्टम की मशीन के मुतल्लिक मालूम किया। पता चला इस मशीन के 3 हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा शार्पर के पास है, दूसरा हार्पर के पास, और तीसरा लेडी रोजीना ने कहीं छुपा रखा है। वैसे तीनों को एक दूसरे के मशीनी हिस्सों के मुतल्लिक मालूम नहीं था कि किसने वो चीज़ें कहाँ छुपाई हैं। अगर कोई हार्पर या शार्पर या लेडी रोजीना तक पहुंचने में कामयाब हो जाता तो उनके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा मशीन के एक हिस्से तक पहुंच सकता था। मसलन मैं हार्पर तक पहुंच गया था, राबूसी के जरिए हार्पर वाले हिस्से तक पहुंच सकता था। उसका दिमाग बता रहा था तीनों बहन भाइयों में बड़ा इत्तेहाद है। इसके बावजूद उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने हिस्सों के मुतल्लिक नहीं बताया है। मैं इतनी राजदारी बरतने के बावजूद हार्पर के जरिए शार्पर और लेडी रोजीना के हिस्सों तक नहीं पहुंच सकता था। वो मुझसे और शीबा से खौफजदा थे, वरना दूसरे दुश्मन ख्वाह कितने ही खतरनाक होते उनसे टेलीपैथी के जरिए निमट सकते थे। उन्होंने हमसे महफूज रहने के लिए पहले ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार की थी। शार्पर ने अपने भाई हार्पर और लेडी रोजीना पर अपनी निगरानी में तनवीमी अमल कराया था। इसी तरह हार्पर ने अपनी निगरानी में शार्पर पर तनवीमी अमल कराया था और उसके दिमाग से अपने लबो लहजे को फरामोश कर दिया था। इस तरह वो तीनों एक दूसरे के लबो लहजे को भूल चुके थे। ख्याल ख्वानी के जरिए एक दूसरे के दिमाग में नहीं पहुंच सकते थे। वो आपस में राब्ता कायम करने के लिए ट्रांसमीटर या टेलीफोन का सहारा लेते। जब ट्रांसमीटर पास ना हो तो टेलीफोन का रिसीवर उठाकर मखसूस नंबर डायल करते। उन्हें दूसरी तरफ से मखसूस मौसीकी सुनाई देती। वो अपना पैगाम नोट करा देते या ट्रांसमीटर के जरिए कोड वर्ड्स दोहराते थे। इसके बाद वो तीनों समझ लेते थे कि उन्हें कहाँ पहुंचना है, और पहुंचने के लिए जोजो और आर्मर का दिमाग था। वो वहीं आकर उनके लबो लहजे में एक दूसरे से बातें कर लेते थे। अगर कोई अहम मंसूबा तैयार करना होता तो इसके लिए आर्मर और जोजो पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हम उनके दिमागों में आकर उनकी प्लानिंग मालूम कर सकते थे। इसके लिए वो टेली प्रिंटर या टेलीग्राफ का सहारा लेते। मेरी इतनी जद्दोजहद का मुख्तसर सा खुलासा ये है कि तीनों में से एक मेरी गिरफ्त में आया था। उसके जरिए बाकी 2 तक नहीं पहुंच सकता था।
आइंदा अपने ही तरीक़ाकार के मुताबिक जिद्दोजहद जारी रहती तो शायद तकदीर उन दोनों तक पहुंचा देती। हम होटल पहुंच गए। जिस फ्लोर पर शीबा का कमरा था ठीक उसके सामने वाला कमरा मेरा था। उन्होंने मुझे गुस्ल वगैरह करने और ताज़ा दम होने के लिए छोड़ दिया और अपने कमरे में चली गईं। मैंने कमरे का जायजा लिया, फिर गुस्ल करने के लिए बाथरूम में आ गया। वहाँ मुझे हार्पर का दिमाग बताने लगा। ट्रांसफार्मर मशीन का एक हिस्सा उसने बड़ी जहानत से छुपाया हुआ था। उसका ख्याल था वहां तक किसी का जहन नहीं पहुंचेगा। वैसे वो कोई गैर मामूली पोशीदगी नहीं थी, ऐसा कितने ही मुजरिम पहले भी कर चुके हैं। उसने मशीन के उस हिस्से को एक कब्र में छुपाया था। मैंने मालूम कर लिया वो कब्रिस्तान कहाँ है। वो किसी नामालूम शख्स की कब्र थी और शकिस्ता थी। उसमें अपना हिस्सा छुपाने के बाद उसने कब्रिस्तान के जिम्मेदार अफराद से राब्ता कायम किया था। उस कब्र में दफन होने वाले मुर्दे से अपना रिश्ता जाहिर किया था और दरख्वास्त की थी कि वह अपने अखराजात से कब्र को पुख्ता बनाना चाहता है। अब वो पुख्ता हो चुकी थी। इसके सरहाने स्लीप का बड़ा सा निशान बना हुआ था और मरने वाले का नाम लिखा हुआ था हेराल्ड हैरिसन। इस गैर मामूली ट्रांसफार्मर मशीन की इजाद के बाद उन्होंने सोचा था जब वो सब बहन भाई टेलीपैथी की सलाहियतें अपना लेंगे तो उस ट्रांसफार्मर को तबाह कर देंगे, उसका फार्मूला जला देंगे ताकि फिर कोई ऐसी मशीन इजाद न कर सके और ना ही टेलीपैथी का इल्म हासिल कर सके। लेकिन वो मशीन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। एक ख्याल परेशान करता था, वो ये कि टेलीपैथी की सलाहियतें फरहाद के दिमाग से अपने दिमागों में मुंतकिल करने के बाद इसका असर कब तक रहेगा। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल या सिर्फ चंद दिनों में असर खत्म हो जाएगा और उनके दिमाग टेलीपैथी से खाली हो जाएंगे। इस अंदेशे के बायस उन्होंने मशीन को संभाल कर रखा था, मगर एहतियाती तदाबीर के मुताबिक उसके 3 हिस्से कर दिए थे। हार्पर के दिमाग से कितने ही खुफिया गोशे नुमायां हो रहे थे। सबसे अहम मालूमात ये थी कि अब नया सुपर मास्टर बनाने के सिलसिले में क्या चक्कर चलाया जा रहा है। वहाँ एक ऐसा इदारा था जहाँ के 5 अहम अफराद बड़ी राजदारी से किसी सुपर मास्टर का इंतखाब करते। सुपर मास्टर बनने के सिलसिले में जो उम्मीदवार आते थे उनकी तादाद 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होती थी। वो 5 अफराद जो उस अहम ओहदे पर किसी उम्मीदवार को लाने के लिए जिम्मेदार थे, वो भी उन उम्मीदवारों के नाम पते ठिकाने नहीं जानते थे और ना ही उसके सूरत के आशना होते। उन उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इम्तिहानों से गुजरना होता था। फाइनल सिलेक्शन के वक्त वो उन 5 अहम अफराद के सामने आते। इस सिलसिले में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सुपर मास्टर बनने के लिए इस बार 3 उम्मीदवार थे और उन तीनों में से एक हार्पर था। वो इन दिनों मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में चीफ सेक्रेटरी था। इससे कबल वह हुकूमत के मुख्तलिफ अहम शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करता रहा था, इसलिए उसे भी उम्मीदवारों की फहरिस्त में रखा गया। हार्पर एक अरसे से इस बात का मुंतजिर था कि मौजूदा सुपर मास्टर किसी तरह रिटायर हो, मगर वो इतनी उम्दगी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और इतनी कामयाबियां हासिल कर रहा था कि उसके रिटायर होने के इम्कानात नहीं थे। ऐसे ही वक्त हार्पर अपने भाइयों की मदद से टेलीपैथी का इल्म हासिल करने में कामयाब हो गया और इस इल्म के जरिए तमाम इम्तिहानात में खुद को मनवाता आया था। लेकिन इसके लिए पहले सुपर मास्टर को उसके ओहदे से गिराना ज़रूरी था। इसके लिए उसने अपने उन 5 अफराद के दिमागों में पहुंचकर यह तासुर दिया कि नए टेलीपैथी जानने वाले जहां चाहें वहां पहुंच सकते हैं और उनकी हमायत में फरहाद के खिलाफ महाज बना सकती हैं। शर्त यह है कि उनकी पसंद का आदमी सुपर मास्टर बना दिया जाए। हार्पर की चाल कुछ और भी थी। वो ख्याल ख्वानी के जरिए उन 5 अफराद को खौफजदा करना चाहता था। वो पांचों मुहिब्बे वतन थे। वो ये सोचने लगे कि टेलीपैथी जानने वाला फरहाद हो या कोई अपना, उस पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है। वैसे कोई गैर मामूली इल्म रखने वाला हो तो बाद में डिक्टेटर बन जाता है। यही सोचकर उन 5 ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और आला हुक्काम तक ये रिपोर्ट पेश कर दी कि टेलीपैथी जानने वाले सिर्फ सुपर मास्टर तक ही नहीं बल्कि उन 5 के दिमागों तक भी पहुंच चुके हैं। लिहाजा उनकी जगह बड़ी राजदारी से दूसरे 5 अफराद की सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए। अब उन नए 5 अहम अफराद की कमेटी बन गई थी। उनकी चाल के मुताबिक अब मैं उन 5 अफराद के दिमागों तक नहीं पहुंच सकता था जो नए थे और ना ही नए आने वाले सुपर मास्टर के दिमाग को छू सकता था। यह अच्छा ही हुआ कि मैंने हार्पर के दिमाग में पहुंचकर उसे अपनी मौजूदगी का यकीन नहीं दिलाया। अब मेरी पोजीशन वही थी जो पहले सुपर मास्टर के वक्त थी, यानी मैं चुपचाप हार्पर के दिमाग में मौजूद रहता और उसे कभी पता ना चलता। उसके जरिए उस सिलेक्शन कमेटी के नए अहम 5 अफराद तक भी पहुंच सकता था। हार्पर के दिमाग से जो तीसरी बात मालूम हुई वो ये कि सुपर मास्टर के सिलसिले में जो भी जद्दोजहद जारी रखना थी उसकी जिम्मेदारी हार्पर पर थी। जब तक मैं हार्पर के दिमाग में नहीं पहुंचा था उस वक्त तक ये मालूम करना मुश्किल था कि किसके दिमाग में कौन भाई या कौन बहन बोल रही है। लेडी रोजीना एक औरत होने के नाते हीरे जवाहरात से बहुत प्यार करती थी, इसलिए भगवान हीरा स्वामी को उसके हवाले कर दिया गया था। हिंदुस्तान से करोड़ों डॉलर के हीरे लाने, फिर वहां से पेरिस पहुंचकर गोरी सजादा के मुजस्मे को चुराने की जिम्मेदारी लेडी रोजीना पर थी। शार्पर ने इसराइली हुकाम को अपने हाथों में रखने की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए वो वहां मसरूफ रहता।
तीनों बहन भाई अपनी अपनी ड्यूटी में मसरूफ रहते। जिसे भी कोई दुश्वारी पेश आती वो खुफिया जराए से मशवरा तलब करता और उनकी इमदाद भी हासिल करता। मैं लिबास तब्दील करके शीबा के कमरे के पास आया, दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा शीबा ने ही खोला, जैसे मेरे इंतजार में वहीं खड़ी हुई थी। मुझे देखते ही बड़ी मोहब्बत से मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें कह रही थी बहुत कुछ कहना चाहती है मगर कमरे में आमना है। बहुत कुछ कहने के लिए ख्याल ख्वानी से बढ़कर और क्या जरिया हो सकता है। मगर औरत की आंखों और अदाओं को पढ़ने में और समझने में जो लुत्फ आता है वो भला ख्याल ख्वानी में कहाँ आ सकता है। फिर ऐसे वक्त शीबा अपने दिमाग में आने की इजाज़त ही क्यों देगी। वो तो अपने चोर ख्यालात को छुपाती रहेगी। आमना बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे देखते ही उठकर बोली, चाय पियोगे या कॉफ़ी? मैंने खुश होकर पूछा, क्या तुम लेने जाओगी? उसने मुझे घूर कर देखा, फिर कहा, मैं टलने वाली नहीं हूँ। मैं जानता हूँ शेख साहब ने कुछ सोच समझ कर ही तुम्हारी ड्यूटी लगाई है। बहरहाल हिंदुस्तान की आबोहवा में कॉफ़ी से बेहतर चाय होगी। वह रिसीवर उठाकर चाय का ऑर्डर देने लगी। मैंने मुस्कुराकर शीबा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, फिर आहिस्तगी से कहा, क्या इन नाजुक हाथों को छू सकता हूँ? वह झीम कर आमना की तरफ देखने लगी। वह फ़ोन करने में मसरूफ़ थी। मैंने मजबूती से उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो चोर जज्बों से कांपने लगी। पहली बार जब उससे सामना हुआ था तब वो मुझसे नफरत करती थी बल्कि डरती थी। इसके बावजूद हालात से मजबूर होकर मेरे साथ जंगलों में भटकती रही थी। तब और अब में बड़ा फ़र्क था। अब वो मोहब्बत से मिल रही थी। आमना ने बुजुर्गाना अंदाज में डांटते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? मैंने जल्दी से शीबा का हाथ दिखाते हुए कहा, नब्ज देख रहा हूँ, ये कांप रही है। कांपने की बात पर उसने एक झटके से हाथ छुड़ाया, जल्दी से मुंह घुमाकर खड़ी हो गई। आमना ने कहा, शाबाश, इसी तरह हाथ छुड़ा लिया करो। मैंने पूछा, आमना, पहली बार तुम्हारे महबूब ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुमने क्या? उसने मेरी बात पूरी होने से पहले कहा, मैंने एक तमांचा रसीद कर दिया था। इसका मतलब है कि तुम मोहब्बत को नहीं समझती थी। जब समझने लगी और दूसरी बार तुम्हारे महबूब ने हाथ को थाम लिया तब? उसने एक सर्द आह भरी, फिर कहा, आह। जब उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया तो मैं नामालूम जज्बों से कांपने लगी थी। उसकी बात सुनते ही शीबा ने दोनों हाथों से मुंह को छुपा लिया, फिर दौड़ती हुई आकर आमना से लिपट गई। तब आमना की समझ में आया। उसने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम रोमानी अंदाज इख्तियार करके इसे बहका रहे हो। भाई, मोहब्बत से बातें करना कोई बुरी बात तो नहीं है। यहाँ मैं भी हूं, जरा मुझसे मोहब्बत के मुकालमे बोलकर देखो। तुम भरी हुई बंदूक हो। मैं चाहता हूं मेरे एक हाथ में बंदूक हो, दूसरे हाथ में ये खिला हुआ फूल। वह जवाबन कुछ न कह सकी। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। मुलाजिम चाय लेकर आया था। हम चाय पीने बैठ गए। चूंकि पहली मुलाकात थी और मैंने आते उसे मोहब्बत भरे अंदाज में छेड़ा था, इसलिए वह अब तक शर्मा रही थी। मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए कहा, मैं अपने दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों के मुतालिक अहम बातें कर रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुनो। फिर मैंने आमना से पूछा, तुमने इस कमरे को अच्छी तरह चेक किया था? मैंने इत्मीनान की हद तक चेक किया है। हमारी गुफ्तगू इस चार दीवारी के बाहर नहीं जाएगी। अगर बहुत ही अहम बात है और तुम्हें शुबह है तो ख्याल ख्वानी के जरिए गुफ्तगू कर सकते हो। मैंने खुश होकर कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम आज़ादी से बातें कर सकेंगे। उसने चाय की प्याली बढ़ाते हुए कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ख्याल खुआनी की शर्त यह है कि तुम दोनों मेरे दिमाग में आकर बातें कर सकते हो। अगर एक दूसरे के सामने बैठकर खामोश रहोगे तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मैंने चाय की एक चुस्की ली, फिर कहा, पता है तुम्हारे दिमाग को तनवीमी अमल के जरिए हसास क्यों बनाया गया है? ताकि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले मेरे पास ना आ सकें। अगर मैं और शीबा तुम्हारे दिमाग में आकर गुफ्तगू करेंगे तो हमारे दुश्मनों को भी तुम्हारे दिमाग में आने का रास्ता मिल जाएगा। जब एक सोच की लहर आती है तो इसके बाद दिमाग को दूसरी तीसरी सोच की लहर महसूस नहीं होती। और ज्यादा वजाहत से सुनो, जब तक हम तुम्हारे अंदर बोलते रहेंगे उस वक्त तक तुम्हें दुश्मनों की मौजूदगी का एहसास नहीं हो सकेगा। उसने दूसरी प्याली शीबा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, फिर तो मजबूरी है। तुम दोनों ख्याल ख्वानी के जरिए बातें कर सकते हो। मेरी सोच की लहरें शीबा तक पहुंचने लगी। उसने नजरें उठाकर मुझे देखा, फिर पूछा, ये तुम ही हो ना? हाँ, अब हम आज़ादी से। मेरी बात अधूरी रह गई। आमना ने एकदम से चौंक कर कहा, ए ठहर जाओ, अभी तुम शीबा के दिमाग में हो। ये तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस कर रही है। तुम्हारे पीछे दूसरी सोच की लहरें आएंगी तो क्या ये महसूस कर सकेगी? मैं तुम्हें बता चुका हूं, एक सोच की लहर मौजूद हो तो उसके बाद दूसरी तीसरी सोच की लहरें महसूस नहीं हो सकती। जब तक शीबा से बातें करते रहोगे उस वक्त तक शीबा को कैसे मालूम होगा कि कोई दुश्मन उसके दिमाग में छुपा हुआ बातें सुन रहा है या नहीं? शीबा ने कहा, यही तो मजबूरी है। हम दुश्मनों के ख्याल से हमेशा गूंगे बनकर नहीं रह सकते। काम की बातें करना ही होंगी। तो ये काम की बातें मेरे दिमाग में करो। दुश्मन को आना होगा तो वो किसी के भी दिमाग में आ जाएगा। बड़ी मजबूरी थी। हम दोनों उसके दिमाग में आ गए। मैं बताने लगा कि हार्पर के दिमाग में जगह मिल गई है। उसके जरिए जो मालूमात हासिल हुई हैं वो सब की सब अहम है। मैं उन मालूमात को तफसील से बताने लगा। शीबा और आमना खुश हो रही थी। आमना ने कहा, अच्छा तो वो सिर्फ 3 बहन भाई हैं। शार्पर अपनी सरगर्मियों का मरकज इसराइल को बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि उसी ने हमारी डमी शीबा स्टेला जोसेफ को कत्ल किया था। शीबा ने कहा, लेडी रोजीना हिंदुस्तान में होगी। वो करोड़ों डॉलर के हीरो और गोरी से जाता के मुजस्मे के चक्कर में है, लिहाजा उसने ही तुम्हारी डमी को एयरपोर्ट पर कत्ल कराया है।
जो हो गया उसकी बात ना करो, जो होना है उसके लिए सोचो और अमल करो। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए हार्पर के पास आ रहा हूँ। तो मेरे साथ परवास करो और उसके दिमाग में पहुंचकर ये मालूम करो कि बाबा साहब के दायरे में उसके कितने जासूस हैं, उनके नाम क्या हैं। तुम ये तमाम तफसीलात शेख साहब को बताओगी। मैं उसके सामने हार्पर के लबो लहजे में बोलने लगा। वो गौर से सुन रही थी और जहन नशीन करती जा रही थी। फिर मैंने कहा, मेरे साथ चलो, मैं हार्पर के पास जा रहा हूँ। वो मेरे पास आई। हार्पर के लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर मेरे साथ ख्याल ख्वानी की परवास करती हुई उसके दिमाग में पहुंच गई। हम पहुंच तो गई, मगर पता नहीं चलता कब कौन सी बात हो जाएगी। ऐसा अक्सर होता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते वही पेश आता है। उसके दिमाग में पहुंचते ही हम वापस आ गए। शीबा के मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। उसने दोनों हाथों से मुंह को छुपा लिया था। फिर वो मारे शर्म के वहां से उठी और भागती हुई बाथरूम में चली गई। उससे एक कमरे में छुपने की और कोई जगह नहीं थी। आमना पहले तो दीदे फैलाए उसे हैरानी से जाते हुए और छुपते हुए देखती रही। फिर उसने मुझे घूर कर कहा, अच्छा तो तुम शरारत कर रहे थे, मुझसे कहा था हार्पर के पास जा रहे हो। हम उसी के पास गए थे। तुम झूठ बोलते हो, वो बेचारी यूं ही तो शर्मा कर नहीं गई है, जरूर तुमने शरारत की है। शरारत मैंने नहीं, वो हार्पर कर रहा था। क्या मुझे नादान बच्ची समझते हो? क्या वहां पहुंचते ही हार्पर ने शीबा को महसूस कर लिया था? उसने हम दोनों को महसूस नहीं किया। वहां उसके साथ कोई थी। उन दोनों थी और था के दरमियान कोई आमना जैसी दीवार नहीं थी, इसलिए हम वापस भाग गए। वह यकबारगी झींप गई। उसका गोरा उजला चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसने जल्दी से मुंह फेर लिया। पहले नजरें चुराने की कोशिश की, फिर जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था मेरे सामने रहना चाहिए या नहीं। फिर वो इसी तरह नजरें चुराते हुए बोली, मैं उसे जाकर देखती हूँ, ये अजीब लड़की है। वो तेजी से चलती हुई बाथरूम में गई और दरवाजे को बंद कर लिया। मैंने एक गहरी सांस लेकर सोचा, मैं जब तक यहां रहूंगा ये दोनों बाहर नहीं निकलेंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाथरूम के दरवाजे पर आया। फिर दस्तक देने के बाद कहा, मैं जा रहा हूं। कोई जवाब नहीं मिला। वो दोनों ही चुप हो गई थी। मैं वहां से अपने कमरे में आ गया। दोपहर के खाने के वक्त मैंने शीबा को फोन किया। रिसीवर उसी ने उठाया। मैंने कहा, फरहाद बोल रहा हूँ, क्या भूख लग रही है? मैं बाद में खा लूंगी, ताकि साथ खाना ना पड़े, सामने आना ना पड़े। ऐसी बात नहीं है। बात जैसी भी हो, खाने के लिए ना सही खिलाने के लिए आ जाओ, मगर आ जाओ। मैं खाने का ऑर्डर दे रहा हूँ। अच्छा आ रही हूँ, मगर एक बात कहना चाहती हूँ। मेरा वतन और मेरी कौम के लोग इन टेलीपैथी जानने वालों के जाल में उलझते जा रहे हैं। प्लीज कुछ करो। शीबा इसराइल तुम्हारा वतन और बाबा साहब का इदारा हमारी पनाहगाह। मैं दोनों की हिफाजत के लिए जद्दोजहद में मसरूफ हूँ। अभी मैंने शेख साहब और आला बीबी को नालेकारों के मुतल्लिक बता दिया है। उनकी निशानदेही भी कर दी है, जो शार्पर और हार्पर के लिए वहां काम कर रहे हैं। लंच के बाद हम दोनों इसराइल पहुंचेंगे और उन टेलीपैथी जानने वालों के तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वह खुश हो गई। मैंने उसे राब्ता खत्म किया। फिर दूसरे राब्ते पर खाने का ऑर्डर देने लगा। जब से नए टेलीपैथी जानने वालों का खतरा पैदा हुआ था, तब से बाबा साहब के इदारे का एक एक फर्द अपनी जगह मोहतात और मुस्ताद था। जनाब शेख साहब ने चंद खास हदायत दी थी जिन पर सभी अमल कर रहे थे। इस इदारे में जो बुनियादी हदायत दी जाती थी वो नफ्स पर काबू पाने, जिस्म को सेहतमंद रखने और दिमाग को मनफी ख्यालात से बाज रखने की तालीम और उनकी अमली मशकें थीं। शेख साहब ने यहाँ के हर फर्द को समझाया, तुम सब निहायत मस्बत सोच रखने वाले बंदे हो। अगर तुम्हारे अंदर कोई मनफी सोच पैदा हो या ऐसी बात दिमाग में आए जो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ हो और हमारे इदारे के लिए नुकसानदेह हो, तो फौरन मुझे बताओ। वहाँ जितने तलबा और तालिबात योगा की मशकें करना चाहते थे वो तो करते ही आ रहे थे। अब इस इदारे की तमाम जवान लड़कियों और लड़कों के लिए भी यह ज़रूरी करार दिया गया था। वो भी सुबह शाम योगा की मशकें करते थे। अल्लाह सुबह मुराकबे में गुम होकर अपने दिमाग में सिर्फ एक ही सोच को मरकूज करते। कोई एक ख्याल उनके दिमाग में होता। अगर कोई दूसरा ख्याल आना चाहता तो वो उसे दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करते। इस इदारे में पहले भी ऐसी मशकें कराई जाती थीं। अब और तवज्जो से इस पर अमल किया जा रहा था। जनाब शेख साहब की हदायत के मुताबिक इस इदारे के अफराद एक दूसरे को मोहतात नज़रों से देखते थे। एक दूसरे से गुफ्तगू के दौरान भी मोहतात रहते। अगर कोई बात या किसी का अमल इस इदारे के खिलाफ होता या किसी तौर पर शुबे में मुब्तला करता तो वह इसकी रिपोर्ट इदारे के बुजुर्ग अफराद को देते थे। जनाब शेख साहब ने मुझसे और शीबा से कहा था, तुम दोनों का फ़र्ज़ है जब कभी फुर्सत मिले यहाँ इदारे के किसी न किसी फ़र्द के दिमाग में झांक कर देख लिया करो। अगर कोई मुजरिम हुआ या मुजरिमों का अलहकार हुआ तो उसे फ़ौरन इदारे से निकाल दिया जाएगा। अगर वो इदारे का पुराना वफादार होगा तो उसे यहाँ से निकालने के बाद उसका इलाज कराया जाएगा। मुख्तसर ये कि टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों से इदारे को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर की गई थी। सोनिया और पोमी भी वहां पहुंच गई थी। आला बीबी पहले से मौजूद थी। ऐसे ही हालात में कहा जाता है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ऐसे ही वक्त हार पर मेरी गिरफ्त में आ गया। उसके जितने आलयकार इस इदारे में थे मैंने उनकी निशानदेही कर दी। यूं तो आलयकार कई हो सकते हैं। हार्पर के तरीक़ेकार के मुताबिक हमारे इदारे में उसका एक खास आदमी था। वो जैकी मास्टर कहलाता था। बाबा साहब के इदारे में बरसों से इंस्ट्रक्टर के फ़राइज़ अंजाम देता रहा था। वहाँ के तलबा और तालिबात को लड़ने के दाव पेच सिखाया करता।
जिन दिनों पौमी मास्टर वाटसुरोकी से फौलाद बनने की तरबियत हासिल कर रही थी, उन दिनों जैकी मास्टर भी वहां मौजूद रहता था। जब वाटसुरोकी किसी वजह से गैर हाजिर रहता था तो वो पोमी को सिखाया करता। पोमी उसकी बड़ी इज्जत करती थी। इदारे में एक अदालत नुमा बड़ा सा कमरा था जहां जनाब शेख साहब दूसरे बुजुर्गों और अहम अफराद के साथ बैठते थे और किसी अहम मसले का हल तलाश करते और मुतनाज़िया मामलात का तस्फिया करते। इस वक्त अदालत का वो कमरा अदारे के लोगों से भरा हुआ था। वहां सोनिया रसवंती, आला बीबी और पोमी वगैरह के अलावा मास्टर वाटसुरोकी और जैकी मास्टर भी थे। जनाब शेख साहब जज की कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इदारे को नए टेलीपैथी जानने वालों से खतरा लायक है। इसके लिए हम अपनी बिसात के मुताबिक एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। इन तदाबीर के अलावा हमारी ये कोशिश भी रहती है कि इदारे में अगर दुश्मन अनासिर हों तो उनका सुराग लगाया जाए और उन्हें गिरफ्तार करके करार वाक़ की सज़ा दी जाए। ये बात आप लोगों के लिए बाइस इत्मीनान होगी कि हमने दुश्मन अनासिर को ढूंढ निकाला है। सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। शेख साहब ने कहा, और वह दुश्मन अनासिर इस अदालत में हमारे दरमियान मौजूद है। इस बात पर तमाम हाजरीन में खलबली मच गई। सब एक दूसरे को देखने लगे और पूछने लगे, हमारे दरमियान और इस अदालत में, वो भी दुश्मन अनासिर? हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि बाबा साहब के दायरे में दुश्मन भी आ सकते हैं। शेख साहब ने कहा, बराए मेहरबानी आप खामोश रहें, वो दुश्मन अभी आपके सामने आएंगे। अदालत में खामोशी छा गई। सभी के दिलों में तजस्सुस था, आखिर वो कौन लोग हैं। जनाब शेख साहब ने कहा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाबा फरीद वास्ते के इदारे में पुलिस नहीं है, क्योंकि पुलिस वहां होती है जहां चोर होती हैं। इस इदारे में कभी चोर नहीं हुए। अब अगर दुश्मन पैदा हो गए हैं तो मेरा नेक मशवरा है वह खुद ही मुजरिमों की तरह अदालत के इस कटहरे में आकर खड़े हो जाएं। अदालत में गहरी खामोशी छा गई। सब इंतजार करने लगे। कोई मुजरिम सामने नहीं आ रहा था। जैकी मास्टर अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। जब आला बीबी उसकी तरफ देखकर मायनेखेज अंदाज में मुस्कुराने लगी तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। वह कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। एक नौजवान उठकर खड़ा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कटहरे में आकर खड़ा हो गया। शेख साहब ने कहा, दरअसल हमारे टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों का सिर्फ एक ही एजेंट है। उस एजेंट के जरिए वो हमारे नौजवानों के दिमागों में पहुंच जाती हैं। आला बीबी अपनी जगह से उठकर उस नौजवान के पास आई, फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें इस कटहरे में आने पर किसी ने मजबूर किया है? नौजवान ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, किसी ने मजबूर नहीं किया, मगर मैं समझता हूँ खुद ना आता तो फरहाद साहिब या शीबा साहिबा की ख्याल ख्वानी यहाँ ले आती। क्या तुम्हें इस बात का खौफ नहीं था कि दुश्मन के आलाकार बनोगे तो फरहाद और शीबा तुम्हारा मुहासबा करेंगे? कोई मेरे दिमाग में बोलता था और यकीन दिलाता था कि शीबा साहिबा और फरहाद साहिब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अभी मैं अपनी जगह से उठकर कटहरे में आना चाहता था तो कोई मुझे रोक रहा था, यकीन दिला रहा था कि वो फरहाद साहिब का मुकाबला करेंगे और मुझे मुजरिम साबित नहीं होने देंगे। आला बीबी ने पूछा, फिर तुमने उस पर एतमाद क्यों नहीं किया? मुजरिम बनकर इस कटहरे में क्यों आ गई? वो दुश्मन तिफले तसल्लियां दे रहा था। अगर उनमें और फरहाद साहिब में ख्याल ख्वानी के जरिए मुकाबला होता और मैं दरमियान में तमाशा बना रहता तो आप सब मुझे मुजरिम साबित न कर सकते, मगर शुबा तो करते। इस इदारे में मेरी पहले जैसी इज्जत न रहती। तुम कैसे उनके आलाकार बन गए? तुम्हें किस किस्म का लालच दिया गया? तुम्हें किस तरह हमारे खिलाफ खरीदा गया? वो सर झुकाकर बोला, मैं खालदा को चाहता था। जब मैं जैकी मास्टर की क्लास अटेंड करने जाता तो वहां खालदा से ज्यादा बातें करने का मौका मिलता। ये बात जैकी मास्टर को मालूम है। अदालत में बैठे हुए लोग कभी खालदा को और कभी जैकी मास्टर को देखने लगे। कटहरे में खड़े नौजवान ने कहा, पिछले 3 दिनों से मैंने महसूस किया जैसे मेरी मोहब्बत हवस में बदलती जा रही है। मैं खालदा को ख्वाबों में और ख्यालों में देखता था और पुरहवस निगाहों से देखता था। मेरे अंदर उसे हासिल करने के लिए जुनून पैदा होता गया। खालदा अपनी जगह से उठ गई। वहां से चलती हुई दूसरे कटहरे में आकर खड़ी हो गई। फिर कहने लगी, मेरा भी यही हाल था। मैं भी पिछले 3 दिनों से महसूस कर रही थी कि हमारी मोहब्बत हवस में बदलती जा रही है और हमारे अंदर बुरे ख्यालात पैदा हो रहे हैं। आला बीबी ने पूछा, खालदा सिर्फ यही ख्यालात थे या कुछ और बातें भी दिमाग में आती थीं? इस इदारे में कितने ही ममालिक के अहम राज माइक्रो फिल्मों में छुपे हुए हैं। मेरे दिमाग में बात आती थी कि इन फिल्मों को चुराने के लिए मुझे एक शख्स का साथ देना चाहिए। अगर मैं ऐसा करने का सिर्फ इरादा कर लूं तो मेरा महबूब मेरी तन्हाइयों में आ सकता है। उस नौजवान ने कहा, माइक्रो फिल्मों से मुतल्लिक मेरे दिमागों में भी ऐसे ही ख्यालात आती हैं। फिर एक रात मुझे हौसला हुआ। मेरे दिमाग में बात आई कि गर्ल्स हॉस्टल का चौकीदार गहरी नींद में है। मुझे वहां जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। और जब मैं हॉस्टल की हद को फलांग अंदर गया तो वाकई चौकीदार सो रहा था। मैं खालदा के कमरे में चला गया। आला बीबी ने पूछा, यहाँ के तमाम नौजवान लड़के हॉस्टल की लड़कियों को इज्जत की निगाह से देखते हैं। तुम सबको अखलाकियात का दरस दिया जाता है। क्या तुम्हारे ज़मीर ने मुलामत नहीं की? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं था कि पकड़े जाओगे तो इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रहेगी? उस नौजवान ने कहा, मैं अपने आप में नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कोई गैबी कुव्वत है जो मुझे कुशां खालदा के कमरे में ले गई है। खालदा ने सर झुकाकर कहा, मेरी भी यही हालत थी। मैं अपने आप में नहीं थी। मैं नहीं कह सकती कि मुझ पर क्या गुजरी। आला बीबी ने कहा, मोहतरम जनाब शेख साहब, मेरा ख्याल है
इन दोनों का इतना ही बयान काफ़ी है। वैसे हम और आप हकीकत को अच्छी तरह समझते हैं। हम अदालत में हाजिर होने वाले तमाम अफराद को इनके मुतल्लिक सूरत हाल से आगाह करना चाहते हैं। ये मकसद पूरा हो रहा है। खालदा और इस नौजवान की तरह और भी 6 लड़कियां और लड़के हैं जो उन टेलीपैथी जानने वालों का शिकार हो चुकी हैं। आप उनके बयानात से अच्छी तरह समझ गए होंगे, उन नौजवानों की नीयत बुरी नहीं थी। टेलीपैथी के जरिए उनके अंदर शैतानियत पैदा की गई थी। मैं बाकी 6 लड़कियों और लड़कों से कहती हूँ कि वो अपनी जगह से उठकर इस कटहरे के पास आकर खड़े हो जाएं। उसकी बात खत्म होते ही एक एक करके लड़कियां और लड़के उठने लगे। लड़कियां सर झुकाकर खालदा की तरफ चली गईं। लड़के उस नौजवान के पास आकर खड़े हो गए। शेख साहब ने कहा, आला बीबी अपना बयान जारी रखो। आला बीबी ने कहा, आप लोगों के सामने जो तलबा और तालिबात नजर आ रहे हैं ये मासूम हैं। कई बरस से इदारे में तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं। इनसे कभी ऐसी गलती सरजद नहीं हुई जिन पर उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। जो कुछ भी हुआ इसमें इनका कसूर नहीं है। आला बीबी एक एक लड़की और एक एक लड़के के पास जाकर कहने लगी, यह लड़की इसलिए ट्रैप की गई कि मेरे खाने में कोई ऐसी दवा मिला सके जिसके बायस मेरा जहन कमज़ोर हो जाए और मैं सांस ना रोक सकूं, और वो टेलीपैथी जानने वाला बआसानी मेरे दिमाग में पहुंच सके। इस तरह वो लड़का सोनिया और पौमी के खाने में ऐसी ही दवाएं मिलाने के लिए ट्रैप किया गया। उसने 2 लड़कियों और 2 लड़कों का नाम लेते हुए कहा, हमारे इदारे में 2 वाटर टैंक के जरिए पीने का पानी सप्लाई होता है। इन लड़कों और लड़कियों को पानी में जहर मिलाने के लिए ट्रैप किया गया था। इनका मंसूबा यह था कि वह पानी पीकर या तो हम सब मर जाएंगे या बेहोशी की हालत में रहेंगे, तो उस शख्स को हमारी माइक्रोफिल्मों तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। इस बात पर अदालत के महदूद माहौल में सनसनी सी फैल गई। लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। शेख साहब ने कहा, प्लीज़ मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। सब खामोश हो गए। उन्होंने कहा, आप उस शख्स को देखना चाहते होंगे जिसने इतना बड़ा जाल फैलाया और जिसके जरिए टेलीपैथी जानने वाले इन 7 तुलबा और तालिबात को अपना अल्लाहकार बनाने में कामयाब होते रहे। आला बीबी ने कहा, अब भी उस शख्स को मौका दिया जाता है, वो खुद अपनी जगह से उठे और मुजरिमों के कटहरे में पहुंच जाए। शेख साहब ने कहा, आपको मालूम हो चुका है इन 7 तुलबा तालिबात का कसूर नहीं। उन्हें सख्त सजाएं नहीं दी जा सकती, लेकिन उन पर एतमाद भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा इनके लिए बाहर एक गाड़ी तैयार है। ये उसमें बैठकर इदारे से बाहर जाएंगे। इस मुल्क के किसी भी शहर में इनके लिए रोजगार फराहम किया जाएगा, लेकिन ये कभी इदारे में कदम नहीं रख सकेंगे। ये हुक्म सुनने के बाद वो तुलबा और तालिबात कमरे से बाहर चले गए। अब जैकी मास्टर की बारी थी। वो अंदर ही अंदर घबरा रहा था, मगर बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से ढीठ बना अपनी जगह बैठा हुआ था। एक मुजरिम की हैसियत से जाहिर नहीं होना चाहता था। आला बीबी ने कटहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह अभी तक खाली है। आप हजरात देखेंगे वो खुद चलकर यहाँ आएगा, मैं यकीन दिलाती हूँ। उसे फरहाद और शीबा की टेलीपैथी नहीं लाएगी। उसे मुजरिम साबित करने के लिए वो सबूत काफ़ी हैं जिनका जिक्र मैं करने जा रही हूँ। जैकी मास्टर अपनी जगह सीधा होकर बैठ गया। आला बीबी कह रही थी, जैसा कि मैं बयान कर चुकी हूँ, इन 7 तुलबा तालिबात को आलाकार बनाने के बाद इनसे घिनौना खेल खेला गया। उन्हें गुनाह की दलदल में धकेला गया। उन टेलीपैथी जानने वालों के 2 मकासद थे। एक तो ये कि इन नौजवान लड़के और लड़कियों को कमज़ोर बनाया जाए, और ये गुनाह की लज्जत हासिल करने के लिए उनके मोहताज रहें। इन नौजवानों ने बाद में समझ लिया कि इन पर जो बेखुदी तारी होती थी और वह बेख्तियार एक दूसरे की जानिब खिंचे चले जाते थे, तो ये टेलीपैथी की वजह से था। आला बीबी ने एक नज़र बैठे हुए जैकी मास्टर पर डाली, फिर कहा, इन दुश्मनों ने दूसरे मकासद के मुताबिक इन तुलबा तालिबात की हयासोज तस्वीरें उतारी हैं। वो मासूम और नौजवान लड़कियां और लड़के ऐसी तस्वीरें देख लें तो शर्म से मर जाएंगे। ये तस्वीरें उस शख्स के क्वार्टर में अभी तक मौजूद हैं जो उन टेलीपैथी जानने वालों का खास एजेंट है। अभी मैं आप लोगों को उसके क्वार्टर में ले जाऊंगी और वहां से तस्वीरें बरामद करूंगी। यह सुनते ही जैकी मास्टर उठकर खड़ा हो गया, वहां से जाने लगा। आला बीबी ने कहा, क्यों जैकी मास्टर, अपने क्वार्टर तक जाना चाहते हो? हम भी साथ चलेंगे। वो जवाब दिए बगैर तेजी से चलता हुआ दरवाजे की तरफ जाने लगा, मगर बाहर ना जा सका। दरवाजे के सामने पहुंचते ही छिटक गया। पौमी दोनों हाथ कमर पर रखे बीच दरवाजे में खड़ी हुई थी। उसने कहा, सॉरी मास्टर, तुम हो उस्ताद, मैं हूं शागिर्द। दुनिया वालों को यह कहने का मौका ना दो कि आजकल के शागिर्द उस्ताद से सीखे हुए दाव उस्ताद पर ही आजमाते हैं। आला बीबी ने कहा, अगर तुमसे कहा जाए कि उस्ताद पर कभी हाथ ना उठाना, गुस्ताखी ना करना, तो इसे किस तरह रोकोगी? उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ नसीहत करूंगी। ऐ उस्ताद मोहतरम, इस दरवाजे से बाहर ना जाना, खतरा है। फिर नसीहत करने के बाद एक तरफ हट जाऊंगी, रास्ता छोड़ दूंगी। ये कहते हुए पौमी दरवाजे से हट गई। उसके जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। जैकी मास्टर ने आगे बढ़ने में पसोपेश की। पलटकर आला बीबी को देखा, फिर पौमी पर सोचती हुई नजर डाली। जनाब शेख साहब ने एक बड़ा सा लिफाफा उठाते हुए कहा, जैकी मास्टर, तुम जो सबूत ज़ाया करने जा रहे हो वो यहाँ है। आला बीबी ने कहा, अब 2 में से एक बात होगी, तुम यहाँ से भागोगे या मुजरिमों के कटहरे में आकर खड़े हो जाओगे। वो फौरन आला बीबी की तरफ पलट गया। तेजी से भागने के लिए दरवाजे से निकलना चाहता था, लेकिन उसके हलक से चीख निकल गई। अचानक ही सोनिया सामने आ गई थी। उसके हाथ में 2 रिवॉल्वर थे और वो तड़ातड़ फायरिंग करती जा रही थी। उसे फायरिंग से बचने के लिए कमरे के अंदर आना पड़ा।
वह चीखता हुआ, बचता हुआ, दौड़ता हुआ बेख्तियार मुजरिमों के कटहरे में पहुंचकर रुक गया। हाथ उठाकर कहने लगा, रुक जाओ, मैं आ गया हूं, मैं यहाँ आ गया हूं। आला बीबी ने हाजरीन अदालत को मुखातिब करते हुए कहा, मुजरिम अपनी जगह पहुंच चुका है, अब अदालती कार्रवाई शुरू होगी। इससे पहले मैं सोनिया से पूछती हूँ, उसने ख्वामखा कभी हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। आज इसे कटहरे तक पहुंचाने के लिए फायरिंग की जरूरत क्यों पेश आई? सोनिया ने जवाब दिया, मैं ख्वामखा हाथापाई नहीं करती, कोशिश करती हूँ कि किसी तदबीर से दुश्मन ज़ेर हो जाए। मेरी ऐसी तदाबीर को लोग मक्कारियाँ कहती हैं। बहरहाल ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। आज मैंने ये 2 रिवॉल्वर इस्तेमाल किए, मैं सबके सामने शर्म से मरने जा रही हूँ। उसने रिवॉल्वर को अपनी दोनों कनपटियों से लगाया, फिर ठाएं ठाएं गोलियां चलाने लगी। जैकी मास्टर हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। अदालत में बैठे हुए लोग कहके लगा रहे थे। जनाब शेख साहब निहायत ही संजीदा इंसान थे। उन्हें किसी ने खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देखा था। आज वो भी बेख्तियार हंसने लगे थे। जैकी मास्टर ने गुस्से से कटहरे की रैलिंग पर हाथ मारते हुए जोर से गरजते हुए पूछा, कहाँ हो तुम लोग? तमाम कहके लगाने वाले चुप हो गए। अदालत में यकबारगी खामोशी छा गई। सबकी नजरें जैकी मास्टर पर मरकूज हो गई थीं। वो सारे उठाए खला में तकते हुए पूछ रहा था, तुम सब कहाँ मर गए? वो कटहरे के अंदर चारों तरफ घूम घूम कर कहता जा रहा था, तुम लोगों ने मेरे तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था, तुम लोगों ने दावा किया था मुझे शीबा और फरहाद की टेलीपैथी से महफूज रखोगे और बुरे वक्त में मेरे काम आओगे। क्या इतना नहीं बता सकते थे कि सोनिया के हाथों में नकली रिवॉल्वर हैं? वो गरज रहा था और टेलीपैथी जानने वाले मददगारों को पुकार रहा था। फिर उसने दोनों हाथ कटहरे की रैलिंग पर मारे और सर को झुका लिया, आंखें बंद कर ली, बिल्कुल खामोश हो गया। अदालत में बैठे हुए तमाम लोग भी खामोश हो गए थे। देखना चाहते थे वो क्या करता है और वो क्या कहता है। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर भर्राई हुई आवाज में कहने लगा, मैं एक नादीदा कुव्वत, एक ब्लाइंड पावर हूं। इस वक्त जैकी मास्टर के लबो लहजे में तुम सबको मुखातिब कर रहा हूं। मैं इस वक्त बंबई के होटल ताजमहल में था। अपने कमरे में बैठे हुए टेलीपैथी की आंखों से हार्पर को देख रहा था। गोया वो मेरे सामने ही नादीदा कुव्वत होने का दावा कर रहा था। यानी ऐसी कुव्वत जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे कोई समझ नहीं सकता। ना जाने इंसान को क्या हो गया है। वो अज़ल से पुरस्रार और नाकाबिले तस्कीर बनकर रहना चाहता है, मगर बन नहीं पाता। मैं पलक झपकते ही उसकी तमाम खुशफहमियों को खाक में मिला सकता था। वो नादीदा कुव्वत बनने वाला दीदा दलेर होकर इतने गुरूर से ना बोलता जितना कि इस वक्त शेख साहब के सामने अदालत के कमरे में बोल रहा था। वो कह रहा था, जैकी मास्टर मेरा वफादार है, मैं हर हाल में इसकी हिफाजत करूंगा। आइंदा इस इदारे में जो भी मेरी पनाह में आएगा, मेरा वफादार बनकर रहना चाहेगा, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। इसका एक नमूना भी पेश कर रहा हूं, तुम सब गवाह रहना। इस अदालत का जो भी फैसला हो, जैकी मास्टर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस तरह मक्खन से बाल बाहर आते उसी तरह जैकी मास्टर इस इदारे से सही सलामत निकलकर मेरे पास पहुंच जाएगा। आला बीबी ने कहा, जैकी मास्टर ने हमारे एतमाद को धोखा दिया है, यह गद्दार है। इसकी सजा क्या हो सकती है, ये जनाब शेख साहब भी फरमाएंगे। शेख साहब ने कहा, गद्दार को सजाए मौत दी जाएगी। देखना यह है कि इसके दिमाग में ख्याल ख्वानी के जरिए बोलने वाला या बोलने वाले इसे किस तरह यहां से बचा कर ले जा सकती हैं। जैकी मास्टर के जरिए हार्पर ने कहा, खून का बदला खून होता है। अगर मेरे आदमी को सजाए मौत दी जाएगी तो मैं इस इदारे की एक अहम हस्ती को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। इसके जवाब में आला बीबी कुछ कहना चाहती थी। जैकी मास्टर ने हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं समझता हूं अगर मैंने इस इदारे की किसी अहम हस्ती को जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो शीबा और फरहाद मेरी बहन और मेरे भाई को मार डालेंगे। भला अपनों की मौत कौन बर्दाश्त कर सकता है? हम भी नहीं कर सकते। जान के बदले जान लेना मुनासिब नहीं, लिहाजा मैं जैकी मास्टर को बचाने का दूसरा रास्ता इख्तियार करने जा रहा हूं। उसने एक जरा तवक्कफ से कहा, मैं एक बात पूछ रहा हूं, जैकी मास्टर को सजाए मौत देने के बाद इसकी लाश के साथ क्या सलूक किया जाएगा? इसकी लाश इस इदारे से बाहर किसी भी कब्रिस्तान में दफन करने के लिए भेज दी जाएगी। लेकिन तुमने इसे जिंदा सलामत यहां से ले जाने का दावा किया है, फिर इसकी मौत की बात क्यों करते हो? मैं खून खराबा नहीं चाहता, जान के बदले जान लेना नहीं चाहता। इसलिए अब मेरा ये वफादार यहां से सजाए मौत पाने के बाद मुर्दा हालत में इदारे से बाहर जाएगा, उसके बाद जिंदा हो जाएगा। आला बीबी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम सामरी जादूगर की औलाद हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? हकीकतन ऐसा ही कुछ है। तुम हमारी उस गैर मामूली जात को भूल गई, वो ट्रांसफॉर्मर मशीन जिसके जरिए हम दूसरों की सलाहियतों को अपने दिमाग में मुंतकिल कर लेते हैं। ऐसे ही एक काला जादू जानने वाले के दिमाग से हमने वो सारे काले अमल अपने दिमाग में मुंतकिल कर लिए हैं। मैं दावा करता हूं, जब जैकी मास्टर की लाश इस इदारे से बाहर जाएगी तो ये किसी वक्त भी जिंदा हो सकता है, क्योंकि इसकी रूह हमारे काले अमल के हिसार में रहेगी, बाहर निकल नहीं पाएगी। हम जब भी चाहेंगे इसकी रूह फिर इसके मुर्दा जिस्म में दाखिल हो जाएगी। अदालत में बैठे हुए बेशतर अफराद उसकी बातों से मुतासिर हो रहे थे, हैरानी से सुन रहे थे। क्या जैकी मास्टर बज़ाहिर मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकेगा? कुछ ऐसे लोग थे जो इस बात को मज़का खेज समझ रहे थे और मैं हार्पर के दिमाग में बैठा हुआ था, इस हकीकत को समझ रहा था कि यह हकीकत नहीं है। वो जो कह रहा है महज ड्रामाई अंदाज इख्तियार करने के लिए कह रहा है।
मैंने शेख साहब और आला बीबी से कह दिया, इसका बाप भी काला जादू नहीं जानता, बस ये देखते जाएं कि कैसी चालें चल रहा है। दरअसल हार्पर बाबा साहब के दायरे में अपनी साख कायम रखना चाहता था। वहां के तमाम अफराद को ये यकीन दिलाना चाहता था कि अपने वफादारों को बेमौत नहीं मरने देगा। अगर इदारे में उसके किसी भी वफादार को सजाए मौत दी जाएगी तो वो मरने के बाद इस इदारे से बाहर लाश की सूरत में आएगा, लेकिन दोबारा जिंदगी हासिल करेगा। आला बीबी ने मेरी बातें सुनकर कहा, मैं समझ गई। जैकी मास्टर हमारे यहाँ सजाए मौत पाएगा, यहाँ से मरने के बाद ही बाहर जा सकेगा। और मरने के मायने है हमेशा के लिए फना हो जाना, और फना होने वाले दोबारा जिंदा नहीं होते। मगर यह हमारे इदारे के लोगों को यकीन दिलाने के लिए किसी डम्मी जैकी मास्टर को मंजर आम पर लाएगा। जैसा वो कह रही थी वैसे ही उधर जैकी मास्टर के जरिए हार्पर कह रहा था, मैं इस इदारे के उन तमाम खुश नसीबों से मुखातिब हूँ जो आइंदा मेरे वफादार बनने वाले हैं। मेरा दावा गलत नहीं है। आप सब देखेंगे कि जैकी मास्टर की मौत यहाँ होगी और 2 दिन बाद ये पेरिस में घूमता फिरता नजर आएगा। आज से ठीक 2 दिन बाद आप इसे एफल टावर के आसपास कहीं भी देख सकती हैं। जैकी मास्टर अपने आप में नहीं था, हार्पर के बस में था और उसकी मर्जी के मुताबिक मुजरिमों के कटहरे में शान से तनकर खड़ा हुआ था। फातिहाना अंदाज में लोगों को देख रहा था। फिर उसने कहा, सिर्फ जैकी मास्टर जिंदा सलामत नहीं रहेगा, बल्कि वो 7 तलबा तालिबात जो यहाँ से निकाल दिए गए हैं, मैं उन्हें भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के तमाम मौके फराहम करूंगा। आला बीबी ने कहा, क्या खूब आइडिया है। हर एक की समझ में नहीं आएगा, मगर हम समझ गए हैं। उसने जैकी मास्टर की जुबान से कहा, तुम्हारे समझने से कुछ नहीं होता। इदारे के ज़हीन अफराद को सबूत चाहिए और मेरे वादे के मुताबिक तमाम लोगों को मेरी सच्चाई का सबूत मिल जाएगा। अपनी इस अदालत के फैसले से पहले मेरा फैसला सुनो। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने कहा, अभी तुम्हारे शेख साहब ने कहा है गद्दार को सजाए मौत दी जाएगी और मेरा फैसला है सिर्फ तुम्हारी तरफ से मौत की सजा नहीं मिल सकेगी। यह तुम्हारे हाथों सजा पाने से पहले ही खुदकुशी कर देगा। ये इज्जत की मौत मरेगा। यह सुनते ही सोनिया और पोमी उसकी तरफ पड़ने लगी। वो उसे खुदकुशी से बाज रखना चाहती थी। मैंने दोनों को दूर रखने के लिए कहा। इन पर मजीद 48 घंटे का तनवीमी अमल किया गया था ताकि दुश्मन उनके दिमागों तक ना पहुंच सके। लेकिन दूसरी बार जब तनवीमी अमल किया गया तो मेरे लिए खास तौर पर कोड वर्ड मुकर्रर कर दिया गया था और कोड वर्ड वही था, फरहाद ऑन जीरो चैनल। ये अल्फाज सुनने के बाद वह यकीन कर लेती थी कि मैं ही बोल रहा हूं। मैंने कहा, जैकी मास्टर के पास खुदकुशी करने के लिए कोई हथियार नहीं है, वो टेलीपैथी के जरिए मारा जाएगा। उसी वक्त जैकी ने तमाम हाजरीन अदालत को मुखातिब करते हुए कहा, अब मैं जैकी मास्टर अपने आप में हूं और पूरे होशो हवास में रहकर अपनी जान दे रहा हूं। कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। वैसे तो मैं हार्पर को बड़ी आसानी से रोक सकता था, लेकिन वो अदालत में ड्रामाई अंदाज इख्तियार करने के बावजूद ये सोचकर परेशान हो रहा था कि शीबा और फरहाद इस अदालत में उसके रास्ते की रुकावट क्यों नहीं बन रहे हैं। वो जैकी मास्टर की सांस रोक रहा था और हमारी तरफ से मुखालफत की तवक्को कर रहा था। उधर जैकी सांस लेना चाहता था, जिंदा रहना चाहता था, मगर वो ख्याल ख्वानी के जरिए उसे सांस लेने की इजाजत नहीं दे रहा था। अदालत में कितने ही लोग अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे। उसे कटहरे के अंदर तड़पता हुआ देख रहे थे। जिंदगी के लिए जद्दोजहद 2 मिनट तक जारी रही। इसके बाद वो बेजान होकर कटहरे के अंदर गिरा, फिर वहां से लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। जनाब शेख साहब ने तमाम हाजरीन को अपनी जगह बैठने के लिए कहा। फिर एक डॉक्टर उनकी हदायत के मुताबिक जैकी मास्टर का मुआयना करने लगा। आखिर उसने तस्दीक की वो मर चुका था। जो लोग ज़ईफुल एतकाद थे और काले जादू पर यकीन रखते थे, उनकी नज़रों में जैकी अभी जिंदा था। बज़ाहिर मर चुका था और 2 दिन बाद पेरिस शहर में जाहिर होने वाला था। जनाब शेख साहब ने तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, अभी अदालत की कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई है। हमारे इदारे का ये अहम शख्स जिसे हम जैकी मास्टर कहते थे, यहाँ मुजरिम की हैसियत से आया था, जो अब फना हो चुका है। इसे हम सज़ा सुना सके मगर सज़ा दे ना सके। इससे पहले ये मर गया। इसके बाद अदालत को बर्खास्त हो जाना चाहिए, मगर अभी केस ख़त्म नहीं हुआ। दरअसल इस केस में 2 मुजरिम थे। एक आपके सामने मर चुका है जो दीदा था, दूसरा यहाँ मौजूद है मगर नादीदा है। वहाँ मौजूद लोगों ने तायद के अंदाज में खामोशी से सर हिलाया। उन्होंने कहा, वो नादीदा मुजरिम इस अदालत की कार्रवाई देख रहा है और मेरी बातें सुन रहा है। मैं उसे बताना चाहता हूँ उसने कितनी बड़ी हमाकत की है। काले जादू का ढोंग रचाने से मेरे इदारे के अफराद मुतासिर नहीं होंगे। यहाँ कोई ज़ईफुल एतकाद नहीं है। हम काले जादू को मानते हैं, मगर जब तक इस मुर्दा जैकी मास्टर का जिस्म इदारे से बाहर नहीं जाएगा और इस काले जादू जानने वाले तक नहीं पहुंचेगा, उस वक्त तक वो अपने वफादार जैकी मास्टर को अपने से अमल से दोबारा जिंदा नहीं कर सकेगा। हालांकि दोबारा किसी इंसान को जिंदा करना किसी भी इंसान के इख्तियार में नहीं है। ये अल्लाह ताला ही कर सकता है, जो कादर मुतलिक है और जो मारने और मारकर दोबारा जिंदा करने की कुदरत रखता है। उन्होंने एक जरा तवक्कुफ से कहा, वो नादीदा मुजरिम हमारे हाथ नहीं आया। ये बात उसके लिए बाइस इत्मीनान है और हम अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। हमने उस नादीदा मुजरिम की कोई चाल कामयाब नहीं होने दी।
वह शर्मनाक तस्वीरों के जरिए इस इदारे के तकद्दुस को मशकूक बनाना चाहता था। वह सारे सबूत हमारे पास महफूज हैं, हमें कोई बदनाम नहीं कर सकेगा। वह जरा चुप हुए। जैकी मास्टर की लाश को उठाकर ले जाया जा रहा था। उन्होंने कहा, उस नादीदा मुजरिम के सामने एक मसला दरपेश था कि वो किस तरह इस इदारे में अपनी साख बरकरार रख सके, आइंदा हमारे लोगों को आज की कामयाबी का हवाला देकर किस तरह मुतासिर कर सके और अपना एहलकार बना सके। लेकिन उसे कामयाबी नहीं हो रही थी। जब उसने समझ लिया कि उसका खास एजेंट जैकी मास्टर बेमौत मर जाएगा तो उसने काले जादू का ढोंग रचाया। ये एक मज़ा खेज बात है। आइंदा हमें से कोई भी जैकी मास्टर को पेरिस में देखेगा तो वह एक डमी जैकी मास्टर होगा। हमने दुश्मनों के सामने बारहा डमी फरहाद को पेश किया और हाल ही में डमी शीबा भी पेश की गई थी। वो नादीदा मुजरिम हमारी ही चाल को दोहरा रहा है। उन्होंने तमाम हाजरीन को मुखातिब करते हुए कहा, मैं इस सिलसिले में आपका वोट हासिल करना चाहता हूं कि जैकी मास्टर की लाश को यहीं दफन किया जाए या इदारे से बाहर भेज दिया जाए। सभी लोग बारी बारी कहने लगे, यह गद्दार था, इसे हमारे इदारे की ज़मीन में दफन न किया जाए, इसकी लाश लावारसों के कब्रिस्तान में भेज दी जाए। हमारे तलबा तालबात को अच्छा सबक हासिल होगा। जब तक हमारे इदारे में कोई मुअज़्ज़ज़ होता है, अच्छे काम करता है, उसे हम सर पर बिठाते हैं। जब गद्दार साबित हो जाता है तो उसे लावारसों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया जाता है। एक ने कहा, लेकिन वो नादीदा मुजरिम लावारसों के कब्रिस्तान से लाश को गायब कर देगा, फिर एक डमी जैकी को पेश करेगा। कुछ ऐसे इंतजाम किए जाएं कि वो लाश उस नादीदा मुजरिम के हाथ न लगे। जनाब शेख साहब ने कहा, इसकी एक ही सूरत है। उस नादीदा मुजरिम ने दावा किया है कि 2 दिन बाद जैकी मास्टर पेरिस शहर में देखा जा सकेगा। लिहाजा हम 1 हफ्ते तक मास्टर की लाश को यहाँ महफूज रखेंगे। इसके बाद उसे बाहर भेज दिया जाएगा। सबने इस फैसले की तायद की। अचानक एक शख्स ने उठकर कहा, तुम लोग जिसे नादीदा मुजरिम कहते हो वो मैं हूं, मगर मैं नादीदा कुव्वत हूं। ये बात मत भूलो, जब मुझे जैकी की लाश नहीं मिलेगी तो मैं किसी दूसरे मुर्दा जिस्म में जैकी की रूह पहुंचा दूंगा। वो दोबारा जिंदा होगा। फर्क इतना होगा कि उसकी शक्ल सूरत जैकी जैसी नहीं होगी, लेकिन उसका दिल और दिमाग, उसका मिजाज, उसकी गुफ्तगू, उसका लहजा और उसकी वफादारी जैकी मास्टर जैसी होगी। आला बीबी ने कहा, यह साबित हो गया कि तुम असली जिस्म और असल शक्ल सूरत के सामने जैकी मास्टर को पेश नहीं कर सकोगे। चूंकि मैं बाहसियत आला बीबी इस इदारे के बाहर तमाम बैरूनी मामलात से ताल्लुक़ रखती हूँ, लिहाजा आखिरी बार समझाती हूँ, बचकाना खेल ख़त्म करो। किसी डमी जैकी मास्टर को पेश ना करो, वरना मैं कोई दूसरा जैकी मास्टर असली शक्ल सूरत के साथ पेश करूंगी। जहां भी तुम्हारा डमी जैकी जाएगा वो वहां पहुंचकर उसकी मुरम्मत करेगा। हालांकि तुम्हारे डमी से हमारे इदारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन तुम्हारे साथ तोड़ जोड़ लाजमी है। लिहाजा अपने डमी को समझा देना। 2 दिन बाद जब भी वो जाहिर होगा, उसकी मौत एक नए जैकी मास्टर के हाथों से होगी। मैं हार्पर के दिमाग में था। वो अब दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया था। परेशान होकर सोच रहा था, मेरा कितना अहम मंसूबा नाकाम हो गया है। जैकी मास्टर ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया था। उसके जरिए जितने तलबा तालिबात आलाकार बन गए थे, वो मेरी प्लानिंग के मुताबिक काम करने वाले थे। पीने का पानी जहां से सप्लाई होता है वहां जहर मिला दिया जाता। पूरा इदारा उसे पीकर हमेशा के लिए सो जाता। अगर कोई किस्मत से बच भी जाता तो वो इदारा उसे कब्रिस्तान नजर आता। फिर वहां के अहम राज जो मुख्तलिफ माइक्रो फिल्मों में हैं, सब मेरे हाथ लग जाते। ओ माई गॉड, मैं बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते करते नाकाम हो गया। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? फरहाद और उसके साथी डूबते डूबते फिर किस तरह बच निकलते हैं? वो सोच रहा था, परेशान हो रहा था और अपनी नाकामी पर पेचोताब खा रहा था। मैंने शीबा से वादा किया था कि हम लंच के बाद इसराइल जाएंगे और शारपर के खिलाफ महाज बनाएंगे। शीबा ने खाने के दौरान कहा, हम जितने इसराइली अफसरान और आला हुकाम तक पहुंच चुके हैं, मैं उनके पास जाती रही हूं। मेरा ख्याल था शारपर के मुतल्लिक कुछ मालूम कर सकूंगी, लेकिन वह तमाम अफसरान उसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। उनकी सोच के जरिए पता चला शारपर उनसे राब्ता कायम नहीं करता है। मैंने कहा, उसे हर एक से राब्ता कायम करने की ज़रूरत भी क्या है? उसने 2-1 अफसरान या आला हुकाम से राब्ता कायम किया होगा और उन्हीं को अपने राब्ते का जरिया बना रखा होगा। हमें उन खास अफसरान तक पहुंचना होगा। ऐसे खास अफसरान का सुराग कैसे लगाया जा सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। दरअसल इन बहन भाइयों ने इसराइल में यह तय कर रखा है कि जब भी एक दूसरे की मदद लाजमी हो तो उन्हें फलां फलां अफसर के दिमाग में आना चाहिए और उनके जरिए उस अफसर से राब्ता कायम करना चाहिए जिसके दिमाग में शारपर आया करता है। लंच के बाद मैं और शीबा हार्पर के पास पहुंच गए। उसके दिमाग में चुपचाप रहकर उसे शारपर से इसराइल में राब्ता कायम करने की तरफ माइल करते रहे। नतीजा ये हुआ कि उसने एक इसराइली अफसर से राब्ता कायम किया। वो अफसर इसराइली हुकूमत के एक खुफिया शोबे ब्लाइंड क्लब का रिटायर्ड मेंबर था। ब्लाइंड क्लब का मतलब अंधों का क्लब नहीं था, वहां सब आंख वाले थे। तमाम अफसरान एक दूसरे को देख सकते थे, मगर क्लब के बाहर एक दूसरे से मुलाकात होती तो कभी पहचान नहीं सकते थे, क्योंकि ये लोग बैरूनी दुनिया में वक्त गुजारते वक्त अपने असल रूप में होते थे और क्लब के हाथ में दाखिल होते वक्त बहरूपिये बन जाते।
कोई अपने असल रूप में नहीं होता था, सब एक दूसरे के लिए अजनबी होते। इसके बावजूद एक कौम के अफराद होते थे। आपस में इतना ज़बरदस्त इत्तेहाद होता कि वो एक दूसरे को ना पहचानने के बावजूद अपनी हुकूमत के अहम राजों की हिफाजत करते और बहुत ही खुफिया मंसूबे बनाकर हुकूमत को पेश करते थे। वो गूंगे बन जाते थे, बोलते नहीं थे। चूंकि बोलते नहीं थे इसलिए एक दूसरे की आवाज़ें भी सुन नहीं सकते थे। आपस में इशारों की जुबान में गुफ्तगू करते थे, जैसा कि गूंगे किया करते हैं। इस क्लब के 7 मेंबरान थे। उनके लिए 7 खुफिया रास्ते थे। हर मेंबर के लिए एक एक रास्ता मखसूस था। एक मेंबर दूसरे मेंबर के रास्ते को नहीं जानता था। एक दूसरे से छुपकर आने जाने के तरीक़ेकार कुछ यूं था कि वो सातों मेंबर ऐसी जगह जाते थे जहां लोगों का हजूम होता था। मसलन किसी बड़ी सुपरमार्केट में, कॉटन एक्सचेंज की इमारत में, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के हजूम में खुद को गुम करते थे। अपने पास रेडीमेड मेकअप रखते थे। वहां के बाथरूम में जाते थे और जब वहां से निकलते थे तो उनकी शख्सियत तब्दील हो जाती। फिर वो टैक्सी में बैठकर ब्लाइंड क्लब की इमारत तक पहुंचते। अपनी ज़ाती गाड़ियां एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कॉटन एक्सचेंज या किसी सुपरमार्केट के पार्किंग एरिया में छोड़ देते। इस ब्लाइंड क्लब की इमारत के बाहर मुसल्लह फौजियों का सख्त पहरा रहता और वह फौजी भी उन 7 मेंबरान को ना तो जानते थे और ना ही उन खुफिया रास्तों से वाकिफ थे। ये गैर मामूली हिफाजती इंतजाम थे। इस ब्लाइंड क्लब में कोई टेलीपैथी जानने वाला भी नहीं पहुंच सकता था। मैं तो खैर दुश्मन समझा जाता था, मगर शार्पर वगैरह दोस्त बनकर भी वहां एक सांस नहीं ले सकते थे और ना ही किसी सांस लेने वाले के दिमाग में पहुंच सकते थे। टेलीपैथी से कतई नज़र गैर मुल्की एजेंट और सुराग रसा भी इस ब्लाइंड क्लब के हाथे में कदम नहीं रख सकते थे, ना ही उन 7 खुफिया मेंबरान तक पहुंच सकते थे। उस क्लब के अंदर 7 खुफिया मेंबरान का तरीक़ाकार क्या था, वो किस तरह मंसूबे बनाते, किस तरह अहम राजों की हिफाजत करते थे, यह शायद उस वक्त बयान कर सकूंगा जब उधर से मेरा गुजर होगा। अब यह नामुमकिन सा लग रहा था। हार्पर जिस रिटायर्ड अफसर के दिमाग में पहुंचा था, मैं उसी के पास रहकर यह मालूमात हासिल कर रहा था। उस अफसर का नाम थॉमसन था। उसने ट्रांसमीटर के जरिए अपने एक सीनियर ऑफिसर से राब्ता कायम किया, फिर कहा, एक भाई दूसरे भाई से हमारी मौजूदगी में बातें करना चाहता है। अगर वो आपके दिमाग में मौजूद है तो हम आपस में राब्ता कायम कर सकते हैं। दूसरी तरफ से जवाब मिला, वह ठीक 15 मिनट के बाद मेरे पास आएगा। तुम्हें यहाँ आने में 15 मिनट लगेंगे, लिहाजा चले जाओ। उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर वह सीनियर ऑफिसर की रिहाइशगाह में पहुंचा तो 15 मिनट गुजर चुके थे। उस सीनियर अफसर के दिमाग में शार्पर मौजूद था और उधर थॉमसन के पास हार्पर था। यानी शार्पर और हार्पर और 2 अफसरों की मुलाकात हो रही थी। इस खुफिया मीटिंग में बज़ाहिर 4 अफराद थे। मुझे और शीबा को शामिल कर लिया जाए तो 6 थे। शार्पर ने जिस अफसर को अपने राब्ते का जरिया बनाया उसका नाम कैरी हाम था। वो दोनों अफसरान एक दूसरे के सामने सोफे पर बैठ गए, जैसे शार्पर और हार्पर एक दूसरे के रूबरू बैठे हों। फिर कैरी हाम ने इत्मीनान के लिए पूछा, क्या तुम्हारे पास वो भाई मौजूद है? थॉमसन ने कहा, जी हाँ, मैं एक भाई हूँ। अभी थॉमसन की जुबान से बोल रहा हूँ और अपने भाई को मुखातिब कर रहा हूँ। कैरी हाम की जुबान से दूसरे भाई ने कहा, मैं भी मिस्टर कैरी हाम की जुबान से बोल रहा हूँ। दोनों भाइयों ने दोनों अफसरान का लबो लहजा इख्तियार किया हुआ था। हार्पर ने कहा, मैंने बाबा साहब के दायरे में इतनी मुस्तहकम प्लानिंग की थी कि नाकाम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर अचानक मेरा एजेंट जैकी मास्टर फरहाद की गिरफ्त में आ गया। सारा पोल खुल गया। मैं वहां से बुरी तरह नाकाम होकर आया हूँ। वो बताने लगा कि बाबा साहब के दायरे में ना तो खुफिया माइक्रो फिल्में दस्तयाब हो सकी, ना ही वो शर्मनाक तस्वीरें जिनके जरिए उस इदारे के तकद्दस को पामाल किया जा सकता था। जनाब शेख साहब ने जिस कदर एहतियाती तदाबीर की थी और उन पर अमल कर रहे थे और करा रहे थे, उनके पेश नज़र उस इदारे में नकब लगाना नामुमकिन सा लग रहा था। तमाम बातें सुनने के बाद कैरी हाम ने कहा, तुम दोनों भाइयों से पहले हमारे सुराग रसानों ने उस इदारे में नकब लगाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नाकाम रहे। उस इदारे के चारों तरफ फौलादी दीवारें हैं। फौलाद से मुराद है मजबूत हिफाजती दीवार जिसे कोई तोड़ ना सके। पहली मजबूती फ्रांसीसी हुकूमत की है। इस हुकूमत की सरपरस्ती ने इदारे के लिए बड़ी सहूलतें और बड़े बड़े ज़राए पैदा कर दिए हैं। उनकी दूसरी मजबूती काबिल रश्क है। आज तक किसी इदारे, किसी तंजीम में इतने ज़हीन और हाजिर दिमाग अफराद नहीं हुए जितने के बाबा साहब के इदारे में हैं। वहाँ ज़िंदगी से, मुआशरे से और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े माहिरीन मौजूद हैं। थॉमसन ने कहा, पहले हमारे पास टेलीपैथी की कुव्वत नहीं थी, अब ये 2 भाई हमारे दोस्त हैं। अब इनके जरिए पता चलता है कि बाबा साहब के इदारे में योगा के माहिरीन भी हैं और वहाँ सुबह शाम सैकड़ों हज़ारों की तादाद में तुलबा तालबात इसकी मशकें करते रहते हैं। आज एक भाई नाकाम होकर आया, इससे साबित होता है कि वहाँ टेलीपैथी की सलाहियतें ज़्यादा काम नहीं आ सकेंगी। कैरी हाम की जुबान से शार्पर ने सख्त लहजे में कहा, कैसे काम नहीं आएंगी, यह हमारा इलम है। हम ख्याल ख्वानी के जरिए से इदारे में ज़रूर जगह बनाएंगे और एक दिन ऐसी तबाही और बर्बादी लाएंगे कि लोग उसे कब्रिस्तान के नाम से याद करेंगे। थॉमसन ने कहा, उस इदारे को तबाह करना बेहद ज़रूरी है। अगरचे माजी में हमारी जासूस नाकाम हो चुकी है, ताहम यह नामुमकिन नहीं है।
शार्पर ने कैरी हाम के जरिए कहा। फरहाद की असल ताकत उसी इदारे में है। सोनिया, रसवंती, आला बीबी, पोमी और शीबा सब की सब वहां पनाह लेती हैं। कैरी हाम ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर, शीबा का नाम ना लो, उसे तो तुम लोगों ने मार डाला है। हम बारहा यकीन दिला चुके हैं कि शीबा की डमी मारी गई है। असफंदियार ने अपनी पिछली तमाम गलतियों का एतराफ़ किया है। जो बात हमसे छुपाई गई उसका इंकशाफ किया है, और आखिरी इंकशाफ यही है कि मरने वाली असल शीबा थी। थॉमसन ने कहा, देखिए मिस्टर, हमसे कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। हम आपस में गहरे दोस्त हैं। आप लोगों को ये चाल साफ तौर पर समझ में आ रही है। आप अपना मैदान साफ रखने के लिए शीबा की मौत लाजमी समझते थे, लिहाजा उसे मार डाला। अगर वो जिंदा होती तो हम उस पर यहूदी होने के नाते ज्यादा एतमाद करते और आप लोगों की सानवी हैसियत होती। लिहाजा खुद को अवलियत देने के लिए, हमें अपना एहसानमंद बनाए रखने के लिए आप लोगों ने ये कांटा साफ कर दिया। कैरी हाम ने कहा, हमें तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। ऐसा तो होता ही है, अपनी अजीज तरीन चीज को हमेशा के लिए खोकर दूसरों पर इन्हसार करना पड़ता है। दोस्ती होने के बाद अब तुम लोग दूसरे नहीं रहे, हमारे अपने हो। लिहाजा इस बात पर मिट्टी डालो, शीबा का जिक्र न करो। हार्पर ने कहा, मैं भी अब शीबा के सिलसिले में बहस नहीं करूंगा, ना ही उसकी जिंदगी का यकीन दिलाऊंगा। एक दिन आप पर हकीकत वाजे हो जाएगी। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि बाबा साहब का इदारा फरहाद की तमाम साथी औरतों की पनाह गए है। फरहाद भी जख्मी होने के बाद वहां पहुंचता है, गोया वो उनका हिफाजती कैंप है। अब उस मजबूत कैंप को किस तरह तबाह किया जाए, इसकी ठोस मनसूबाबंदी जरूरी है। थॉमसन ने कहा, मैं ये मसला ब्लाइंड क्लब में पेश करना चाहता हूँ। वहां के अफराद जो मनसूबाबंदी करेंगे उसका इल्म किसी को नहीं होगा, और हम अंदर ही अंदर सुरंग बनाते हुए उस इदारे के अंदर पहुंच जाएंगे, और वहां जो कुछ करना होगा वो सब ब्लाइंड क्लब वालों की मनसूबाबंदी में शामिल होगा। उसी के मुताबिक अमल किया जाएगा। शार्पर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा ब्लाइंड क्लब हमारे लिए एक चैलेंज है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हम टेलीपैथी जानने वाले भी उस क्लब के अंदर या उन मेंबरान तक नहीं पहुंच सकते? टेलीपैथी जानने वाले तो बहुत बड़ी चीज होते हैं, एक चूंटी भी उस क्लब में नहीं जा सकती। मिस्टर शार्पर और मिस्टर हार्पर, मैं तुम लोगों के सामने ये मसला ब्लाइंड क्लब में पेश कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में रहकर वहां तक पहुंचने की कोशिश करो, वैसे तुम वहां तक नहीं पहुंच सकोगे। थॉमसन ने अपने सीनियर ऑफिसर से उसका ट्रांसमीटर तलब किया, फिर उसे ऑपरेट करने के बाद कहने लगा, मैं थॉमसन बोल रहा हूँ। हमारे टेलीपैथी जानने वाले दोस्तों ने बाबा फरीद वास्ती के इदारे में नकब लगाने की बड़ी हद तक कामयाब कोशिश की थी, मगर नाकाम रही। मैं उसकी तफसील बता रहा हूँ। प्लीज़ मेरी ये रिपोर्ट ब्लाइंड क्लब के ब्लाइंड मेंबरान तक पहुंचा दी जाए। वो बोल रहा था। मैं, शीबा, हार्पर, शार्पर सभी उसके दिमाग में थे और समझने की कोशिश कर रहे थे वो किससे बातें कर रहे। थॉमसन का दिमाग बता रहा था कि दूसरी तरफ जो बातें सुन रहा था वो उसकी तमाम रिपोर्ट एक कंप्यूटर को फीड कर रहा था। उस कंप्यूटर के जरिए ब्लाइंड क्लब के अंदर एक मॉनिटर टीवी पर उसकी सारी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती थी। हम तमाम टेलीपैथी जानने वाले ज़्यादा से ज़्यादा उस शख्स तक पहुंच सकते थे जिसे थॉमसन रिपोर्ट सुना रहा था, मगर उस शख्स के बाद और कोई रास्ता नहीं था। कंप्यूटर को फीड करने वाला शख्स खुद नहीं जानता था कि रिपोर्ट कहाँ पहुंचेगी और कौन लोग इसे स्क्रीन पर पढ़ने वाले हैं। थॉमसन ने ट्रांसमीटर ऑफ करने के बाद कहा, आप दोनों भाई हमारे पास मौजूद रहें। थोड़ी देर बाद जवाब मौसूल हो सकता है। थोड़ी देर बाद ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। दूसरी तरफ से कोड वर्ड्स में कुछ कहा गया। कैरी हाम ने एक कंप्यूटर से मुंसलिक टीवी स्क्रीन ऑन करने के बाद कहा, स्क्रीन ऑन है, हम जवाब पढ़ना चाहते हैं। फिर स्क्रीन पर जवाब मौसूल होने लगा। वहां लिखा हुआ था, बाबा फरीद वास्ती के इदारे में किसी ऑपरेशन के लिए मनसूबाबंदी की जाएगी। इस सिलसिले में 24 घंटे बाद राब्ता कायम किया जा सकता है। फिर स्क्रीन पर दूसरे अल्फाज नुमाया होने लगे। वहां लिखा हुआ था, जैकी मास्टर मर चुका है, उसे दोबारा जिंदा करने का यकीन दिलाना महज बचकाना बन होगा, लिहाजा जैकी मास्टर की डमी पेश ना की जाए और इस मामले में खामोशी इख्तियार की जाए, दैट्स ऑल। फिर स्क्रीन सादा हो गया। उन्होंने स्क्रीन और ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। इसके बाद कहा, मिस्टर शार्पर और मिस्टर हार्पर, बाबा फरीद वास्ती के इदारे में किसी ऑपरेशन के लिए 24 घंटे बाद ही बात की जा सकती है। वो चंद लम्हों तक खामोश रही। फिर कैरी हाम ने पूछा, क्या फरहाद हिंदुस्तान में होगा? वो मां नीलमा दासी के दिमाग में रहकर उसका और उसके बेटे का साथ दे सकता है, मगर इतना लंबा सफर नहीं कर सकता क्योंकि जख्मी है। थॉमसन ने पूछा, तुम इन दिनों बाबा साहब के दायरे में मसरूफ रहे हो, अपने एजेंट के जरिए रसवंती के मुतल्लिक कुछ मालूम होगा। वो एक ऐसा खतरा है जो किसी वक्त भी सर पर मुसल्लत हो सकता है। हार्पर ने कहा, रसवंती सेहतियाब हो चुकी है, मैं उसके दिमाग में नहीं पहुंच सका। उसे इब्तदाई से योगा में महारत हासिल है। फरहाद भी उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकता था। कैरी हाम ने पूछा, यानी ये सेहतमंद है, उसे योगा की महारत हासिल है, ख्याल ख्वानी की लहरों को अपने दिमाग में आने से रोक सकती है, मगर ख्याल ख्वानी नहीं कर सकती। फिलहाल तो यही समझ में आता है। मिस्टर हार्पर, यह हमारी समझ में नहीं आता। जब एक टेलीपैथी जानने वाली सेहतमंद है और कई कई मिनट तक सांस रोक लेती है, लेकिन वो ख्याल ख्वानी नहीं कर सकती, भला ये मानने वाली बात है? हार्पर ने थॉमसन की जुबान से पूछा, क्या आप मुझे झूठा कह रहे हैं? मैं ऐसा कहने की जरूरत नहीं कर सकता। हमारे यहाँ झूठ और फरेब को सियासत कहती हैं। मैं आपको बहुत बड़ा सियासतदान कहूँगा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि रसवंती अब ख्याल ख्वानी कर सकती है।
वह फरहाद के साथ तुम भाइयों के मुकाबले पर है, लेकिन तुम लोग हमें यह तासुर देना चाहते हो कि शीबा को कत्ल नहीं किया गया है, वो जिंदा है और फरहाद के साथ ख्यालख्वानी करती है। हमें तुम्हारी बात का यकीन करना पड़ेगा। हम यह साबित नहीं कर सकेंगे कि जिसे तुम शीबा कह रहे हो दरअसल वो रसवंती है जो ख्यालख्वानी कर रही है। शार्पर ने कहा, मिस्टर हाम, दरअसल डमी शीबा के कत्ल होने के बाद फरहाद बड़े फायदे उठा रहे हैं। वो शीबा को ख्यालख्वानी के जरिए तुम्हारे पास आने की इजाजत नहीं देता। वो हमें ऐसा जालिम साबित कर रहे जिसने टेलीपैथी की सलाहियत रखने वाली एक यहूदी लड़की को कत्ल कर दिया है। अब वो लड़की कभी नहीं बोलेगी। अगर बोलेगी तो तुम लोग उसे रसवंती समझोगे। दरअसल हमने डमी शीबा को कत्ल करके बहुत बड़ी गलती की है। फरहाद इस गलती से फायदा उठा रहे और हमें चक्कर में डाल रहे। हार्पर ने कहा, हम जल्दी यह साबित करेंगे कि शीबा जिंदा और वो ख्यालख्वानी के जरिए तुम्हारे आला अफसरान तक पहुंचती रहती है। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। शीबा को मुखातिब करते हुए कहा, हमारे एक साथ एक ही जगह मौजूद रहना मुनासिब नहीं, मुख्तलिफ जगह ख्यालख्वानी के जरिए जाना चाहिए। दुश्मनों ने हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। तुम रसवंती बनकर अपने यहूदी अफसरान से राब्ता कायम कर सकती हो। उन्हें समझाओ कि बाबा साहिब के इदारे में वो कोई मुदाखलत न करे। हम मरने वाली शीबा की खातिर दोस्ती करना चाहते हैं और हम जल्द ही उन दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों को इसराइल की सरहद से बाहर निकाल देंगे। वो कभी ख्यालख्वानी के जरिए तुम्हारे अहम अफसरान और आला हुक्काम तक नहीं पहुंच सकेंगे। मैंने इस सिलसिले में जनाब शेख साहब से मशवरा किया। उन्होंने जवाब दिया, जब दुश्मन चक्कर चला रहे हैं तो जवाब में यही करना चाहिए। शीबा अगर रसवंती का रोल अदा करेगी तो उन टेलीपैथी जानने वालों की साख बिगड़ जाएगी। यहूदी अफसरान और आला हुक्काम उन पर मुकम्मल एतमाद कभी नहीं करेंगे। फिर उन्होंने खला में तकते हुए गहरी सांस ली और कहा, फरहाद, तुम शीबा को रसवंती की हैसियत से इसराइल में पेश कर रहे हो। मैं तो हर नमाज के बाद दुआ करता हूँ अल्लाह ताला रसवंती की सलाहियतों को जल्द बहाल करे। मैं उनसे रुखसत हो गया। शीबा से कहा, शाम हो रही है, बम्बई आकर जूहू की सैर ना करना। समुंदर के साली नज़ारों को नज़रअंदाज करना बड़ी हमाकत होगी। चलो ज़रा तफरी के लिए निकलते हैं। बम्बई को गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी हिंदुस्तान में दाखिल होने का रास्ता। जिस तरह कराची शहर को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, उसी तरह बम्बई को मिनी भारत कहा जा सकता है। इस शहर में हिंदुस्तान की हर कौम और हर मज़हब के लोग रहते हैं। ये बंदरगाह भी और सनती शहर भी। लोगों को यहाँ रोज़गार मुयस्सर होता है, लेकिन इसकी दिलचस्पी और इसकी कशिश यहाँ की फिल्मी सनत में है। हिंदुस्तान के गोशे गोशे से फनकारों और हुनरमंदों के अलावा हसीन तरीन लड़कियां और खूबरू जवान बम्बई आती हैं ताकि अपनी किस्मत आजमा सकें और गुमनामी की दुनिया से निकलकर फिल्मी दुनिया के जगमगाते हुए सितारे बन सकें। हमने होटल से जूहू के साहिल तक भांत भांत के लोग देखे। वहाँ ऐसे लोग भी नजर आए जिनके रंग स्याह थे, जर्द थे, फाका ज़दा लगते और ऐसे खुशहाल और खुशपोश भी नजर आए जिन्हें देखकर यह अंदाज़ा नहीं होता था कि हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है या अमीर। हमने साहिल की रेत पर नंगे पांव चलने के लिए कार को एक जगह पार्क किया। जब समुंदर की तरफ जाने लगे तो कितने ही भिखारी हमारे आसपास मंडलाने लगे। उनमें से कुछ ऐसे बदहाल थे कि हमारे कदमों में गिरकर 4 आने 8 आने मांग रहे थे। उन्हें देखकर यकीन नहीं आता था कि इस बम्बई शहर में करोड़ों रुपए की लागत से ग्लैमर फिल्में बनाई जाती हैं। हमने परस में से रुपए निकालकर उनमें तकसीम करना शुरू किए तो मांगने वालों का हजूम लगने लगा। मालूम होता था वो करेंसी नोट टेलीपैथी की तरह हैं, जो एक कान से दूसरे कान तक पहुंच रहे हैं। दूर दूर से मांगने वाले गिरते पड़ते चले आ रहे थे। पुलिस के 2 सिपाही आकर डंडों से उन्हें मारने और भगाने लगे। मैंने हाथ उठाकर कहा, भाई, ये बेचारे भूखे हैं, मजबूर हैं, इन्हें जानवर समझकर डंडों से न मारो। मगर उस वक्त तक मार खाने वाले खौफसदा होकर दूर चले गए थे। हमें रहम तलब नजरों से देख रहे थे। हम समुंदर की तरफ बढ़ने लगे। दोनों सिपाही हमारे साथ चलते हुए कहने लगे, जनाब, ये जोंक होते हैं, जोंक। पैसे वालों को देखकर यूं चिमट जाते हैं कि छुड़ाए नहीं छूटते। मैंने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। आमना और शीबा के दरमियान चलता रहा। एक सिपाही ने साथ साथ चलते हुए पूछा, अच्छा तो साहब हम जाएं? मैंने कहा, हाँ। मगर वो दोनों साथ चलते रहे। फिर दूसरे सिपाही ने पूछा, साहब हम जाएं? मैं रुक गया। अपनी जेब से 10-10 के 2 नोट निकाले और उनकी तरफ बढ़ा दिए। उनकी बातें खिल गईं। उन्होंने सलाम किया और झुककर उन नोटों को ले लिया। शीबा उदास हो गई थी। बार बार पलटकर दूर जाने वाले भिखारियों को देख रही थी, मगर वो बहुत दूर निकलकर इधर उधर फैल गए थे। अब दूसरे लोगों के पास जाकर मांग रहे थे। मैंने कहा, बम्बई के साल पर चटपटे दही बड़े और भेलपूरियां मशहूर हैं, क्या तुम खाना पसंद करोगी? हम एक भेलपूरी वाले के पास आए। दूसरी तरफ से भिखारी हमें घेरने आ गए। ये पहले वाले नहीं थे, ये मांगने वालों का दूसरा ग्रुप था। वो हमारे जैसे खुशहाल लोगों को घेर रहे थे, गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहे थे। शीबा ने कहा, यहाँ सरकार की तरफ से पुलिस वालों की ड्यूटी है कि भिखारी नजर न आए, मगर भूख और बीमारी को ज्यादा दूर भगाया नहीं जा सकता। मैंने हंसते हुए कहा, और जो भगाने वाली सिपाही हैं वो खुद ही मांगने लगती हैं। हमारे करीब खड़े हुए सेठ ने एक भिखारी के मुंह पर हाथ मारते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से जलील कमीनों, कहीं पीछा नहीं छोड़ते। दूसरा सेठ एक नौजवान लड़की के हाथों से भेलपूरी खा रहा था। उसने कहा, भीख मांगने का तो बहाना है, ये लोग मांगते मांगते करीब आते हैं और जेब काट कर चले जाते हैं। शीबा उस सेठ को घूर कर देख रही थी जिसने भिखारी के मुंह पर हाथ मारा था। वो बेचारा दूर जाकर रेत पर गिर गया था और थर थर कांप रहा था।
अचानक सेठ साहब ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया, उठाकर गले लगा लिया। गले लगाकर कहा, मेरे भाई तुम भी हिंदुस्तानी हो, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मैं दौलत के नशे में अपना धर्म भूल गया था, आओ मेरे साथ भेलपूरी खाओ। मगर नहीं, तुम्हारे घर में कितने ही लोग भूखे होंगे, ये लो। उसने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाल कर दिया। एक को 100 का नोट मिला तो कितने ही भिखारी शहद की मक्खियों की तरह मंडलाने लगे, चारों तरफ से दौड़ दौड़ कर आने लगे। और सेठ साहब थे कि अपना बैग खोलकर रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के नोट निकाल निकाल कर दे रहे थे। दूसरे सेठ ने हैरानी से उन्हें देखते हुए पूछा, सेठ बनवारी लाल, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तो तुम्हें जेब से एक पैसा निकाल कर कभी किसी को देते हुए नहीं देखा। सेठ बनवारी लाल का बैग खाली हो गया था। उसने अपना बैग दिखाते हुए कहा, देखो मेरे पास कुछ नहीं रहा, अब चले जाओ, वरना जो कुछ दिया तुम लोगों से छीन लूंगा। छीनने की बात आई तो सारे ही भिखारी वहां से भागने लगे। शिवा ने घूरकर दूसरे सेठ को देखा जो एक जवान लड़की के हाथों से भेलपूरी खा रहा था और बनवारी लाल के सिलसिले में हैरत का इजहार कर रहा था। उसने जवान लड़की को एक तरफ धक्का दिया, फिर भिखारियों को हाथ हिला हिलाकर बुलाने लगा, अरे भागते कहाँ हो? एक सेठ दिल वाला है तो क्या दूसरा नहीं हो सकता? आओ देखो मेरे पास इससे ज्यादा है। उसने अपना परस खोला, उसमें से अपने नोट निकाल निकाल कर हवा में उड़ाने लगा। परस के पैसे खत्म हुए तो वो जेबों में हाथ डालकर नोट निकालने लगा। जवान लड़की उसके करीब आ गई, परेशान होकर कह रही थी, ये क्या कर रहे हो, मेरे पैसे तो बचा कर रखो। उसने फिर उसे धक्का देते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, सिर्फ साल पर घूमने फिरने और खाने पीने के 200 रुपए लेती है। तुझे देने की बजाय अगर यही पैसे मैं भिखारियों को दूंगा तो मुझे दवाएं मिलेंगी। उसने जेबों से भी नोट निकालकर हवा में उड़ा दिए। वहां अजब मंजर था, तमाम भिखारी इधर से उधर दौड़ते हुए उड़ने वाले नोटों को पकड़ रहे थे। अब उनमें भिखारी नहीं, कुछ अच्छे खाते पीते लोग भी थे जो मुफ्त हाथ आने वाली दौलत के पीछे भाग रहे थे, भिखारियों से टकरा रहे थे, उनके साथ गिर रहे थे। अचानक जवान लड़की ने सेठ का गिरबान पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, सेठ के बच्चे, मेरे 200 रुपये निकाल, नहीं तो सबके सामने तेरी इज्जत उतार दूंगी। शिवा ने दोनों के दिमागों को आजाद छोड़ दिया। वो दोनों परेशान थे कि उनसे कैसी हमाकतें सरजद हो रही थीं। वो समझ रहे थे कि अपने पैसे लुटा रहे हैं, मगर अपने आप पर इख्तियार नहीं था। बेख्तियार हातमताई बनकर जेब और परस की आखिरी पूंजी तक खत्म कर दी थी। दूर दूर तक खड़े हुए लोग वाह वाह कहते हुए दोनों सेठों की तारीफें कर रहे थे। अब उनसे यह भी नहीं हो सकता था कि जिन्हें खैरात कर चुके थे उनसे अपनी रकम वापस मांग सकें। लेने वाले बड़े बड़े नोट लेकर नजरों से ओझल हो गए थे। उधर दूसरा सेठ नौजवान लड़की से मार खा रहा था। हालांकि वो कमजोर नहीं था, मगर नीयत कमजोर थी, अपनी इज्जत का ख्याल था। ये बात साहिल से निकलकर उसके घर तक जाएगी, उसकी सोसाइटी तक जाएगी तो वह बदनाम हो जाएगा और घर वाली तो उसका जीना हराम कर देगी। उसने सेठ बनवारी लाल के सामने हाथ फैलाते हुए कहा, मुझे 200 रुपये उधार दे दे, मेरे पास एक टका भी नहीं रहा। उसने भेलपुरी वाले से कहा, भाई तुम मुझे जानते हो, मैं कंगाल नहीं हूं, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मुझे 200 रुपये दे दो। जो भिखारियों को धक्के दे रहे थे अब वो खुद भीख मांग रहे थे। जवान लड़की ने करीब आकर कहा, सेठ ये दौलत बड़ी बेवफा होती है, देखते ही देखते हाथों से निकल जाती है। अगर कुछ अकल आई हो तो फिर कभी किसी लड़की को इस तरह मोल तोल कर ना खरीदना, इंसान बनकर उसके यहाँ एक दिन का राशन पहुंचा देना। मैं 200 रुपये मुआफ करती हूँ, मगर तुम घर वापस कैसे जाओगे, जेब तो बिल्कुल खाली है। वह बेबसी से लड़की को और भेलपुरी वाले को देखने लगा। लड़की ने अपना परस खोलकर 80 पैसे निकालते हुए उसके हाथ पर रखते हुए कहा, यहाँ से तुम्हारे घर तक जो बस जाती है उसका किराया है, मुझे यहाँ दूसरे ग्राहक मिल जाएंगे। वो वहां से जाने लगी। मुझे उसका तर्ज अमल बहुत अच्छा लगा। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा तो महसूस हुआ वो अपने आप में नहीं है, किसी के काबू में, और बेख्तियार वहां से दूर जा रही है। अचानक वो चलते चलते लड़खड़ाई, तब मैंने महसूस किया अब वो अपने इख्तियार में है। हैरान परेशान होकर आसपास देख रही है और सोच रही है, अभी तो मैं भेलपुरी वाले के करीब, अपने सेठ के करीब थी, फिर यहाँ कैसे चली आई। उसके साथ जो कुछ हुआ वो उसे समझ नहीं सकती थी, कोई समझ नहीं सकता था, मगर मुझे खतरा महसूस हुआ। मैंने शिबा से कहा, यहाँ कोई ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती मौजूद है। वो लड़की जो सेठ को 80 पैसे की भीख देकर गई है वो अपने इख्तियार में नहीं थी। ताज्जुब है, ख्याल ख्वानी करने वाले यहाँ तक कैसे पहुंच गए? जाहिर है दुश्मन हमें तलाश कर रहे हैं। इस शहर में माजी और आनंद हैं, हमें ढूंढने वाले इतना तो जानते हैं कि हम भी इसी शहर में हैं, और यहाँ आने वाले शाम के वक्त जूहू की सैर के लिए ज़रूर आते हैं। उन्होंने आज सुबह की फ्लाइट से आने वालों पर नज़र रखी होगी और उन्हें यह मालूम हुआ होगा कि होटल ताजमहल में सुबह आने वाले कितने मुसाफिर क्याम कर रहे हैं। उनमें से एक मैं हूँ। हमें तलाश करने वाले ताकुब करते हुए यहाँ तक ज़रूर आए हैं और यहाँ उन्होंने तुम्हारी ख्याल ख्वानी का तमाशा देखा है। शिबा ने परेशान होकर कहा, ओ गॉड, मुझसे बड़ी भूल हुई। जज्बात में बहने से ऐसा ही होता है। तुम इन भूखे और मजबूर इंसानों की मजबूरियां ना देख सकी, नेकी करने पर मजबूर हो गई। इस तरह दुश्मनों को हमारा सुराग मिल गया। अब वो सोच रहे होंगे बैरूनी ममालिक से आने वाले इस भेलपुरी वाले के पास हैं। हम तीनों में से या तो मैं फरहाद हूं या तुम दो औरतों में से एक शिबा है। शिबा परेशान हो गई, भेलपुरी खाने का इरादा तर्क कर दिया। वहां से पलटकर चलते हुए बोली, हमें होटल वापस चलना चाहिए। मैंने उसके साथ चलते हुए कहा, तुम मायूस क्यों हो गई हो? मैंने तुम्हारे साथ अमली मैदान में पहली बार कदम रखा और पहली गलती कर बैठी हूँ। ओह शिबा, ऐसी गलतियां मुझसे भी होती हैं, तुम इसे अहमियत क्यों दे रही हो?
अहमियत क्यों ना दूं तुम्हारे लिए, और प्रॉब्लम पैदा कर दिए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुश्मनों से आज नहीं तो कल सामना करना ही था, फिर आज ही सही। मैंने उसका हाथ थाम लिया। आमना को बताने लगा कि किस तरह ख्याल ख्वानी करने वालों ने हमारा सुराग लगाया है। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ देर साहिल पर टहलना चाहिए। शीबा होटल जाना चाहती है, तुम क्या चाहते हो? जो शीबा चाहती है। वो उदास थी, मेरी बात पर मुस्कुराने लगी। अचानक हमने महसूस किया दो अजनबी पीछे आ रहे हैं। सामने देखा, दो और अजनबी मुस्कुराते हुए यूं खड़े थे जैसे हमारे करीब आने का इंतजार कर रहे हो। शीबा ने अपने दाएं तरफ देखा, उधर से भी दो शख्स आ रहे थे। आमना के बाएं तरफ और दो का इजाफा हो गया था। पीछे से आने वालों ने कहा, यार ये कोई इंसाफ नहीं, एक मर्द के साथ दो दो हसीन औरतें हैं। दूसरे ने कहा, एक फाजल है, उसे हमारे हिस्से में आना चाहिए। साथ खड़े हुए दो अफराद में से एक ने कहा, भाई पैसे लुटाने का तमाशा हमने खूब देखा, दूसरों की जेब से निकालना तो आसान है, कुछ अपनी जेब से भी निकालो। दूसरे ने कहा, हमें भी जरूरतमंद समझकर अपनी जेबें और अपने परस खाली कर दो। वो गुंडे कुछ न कुछ बोलते जा रहे थे। मैंने और शीबा ने उनके दिमागों में पहुंचकर देखा, पता चला वो जानबूझकर बोल रहे हैं। हमें अपनी आवाज़ें सुना रहे हैं ताकि बात बढ़े तो हम ख्याल ख्वानी पर मजबूर हो जाएं। फिर इस तरह तस्दीक हो जाए कि ख्याल ख्वानी करने वाला या करने वाली हम तीनों में से कोई एक है। एक कद्यावर गुंडा शान बेनियाजी से चलता हुआ आमना के सामने आया। ये उसी ने कहा था कि एक फाजल हसीना को उसके हिस्से में आना चाहिए। आमना ने कहा, लो मैं तुम्हारे हिस्से में आ रही हूँ। फिर उसने उसके बढ़ते हुए हाथ को एक झटका दिया और जूडो का दाव आजमाते हुए उसे दूर रेत पर फेंक दिया। यूं जंग का आगाज हो गया। वो हमले करने लगे, हम अपना बचाव करते हुए हमलों का जवाब देने लगे। उनमें से दो ने शीबा को पकड़ लिया। वो बेचारी लड़ना नहीं जानती थी। एक शख्स ने उसे इस तरह छेड़ा कि वो गुस्से से तिलमिला गई। ऐसे वक्त यकीनन वो ख्याल ख्वानी करती, मगर मैंने रोक दिया। लड़ने के दौरान उसकी तरफ तवज्जो थी, इसलिए दुश्मनों से मार खाता हुआ शीबा के पास पहुंचा। उसे छेड़ने वाले की अच्छी तरह पिटाई शुरू कर दी, यानी एक तरफ मार खा रहा था, दूसरी तरफ मारता जा रहा था। आमना मेरे करीब रहकर मुझ पर हमला करने वालों के सामने दीवार बनती जा रही थी। बड़ी महारत से लड़ती जा रही थी। उसी वक्त पुलिस वालों की सीटियां सुनाई दी। दो तरफ से बहुत से पुलिस वाले दौड़ते हुए आ रहे थे। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर भी था। चार बदमाशों ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया था। दो बदमाश आमना से मुकाबला कर रहे थे। बाकी दो में से एक ने शीबा को रेत पर गिरा दिया और उस पर छा गया। उसके चेहरे पर झुककर आहिस्तगी से कह रहा था, अगर अपनी इज्जत चाहती हो तो मुझे दिमागी झटका पहुंचाओ। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, चीखती जा रही थी और कहती जा रही थी, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। वो उसके चेहरे पर झुकता जा रहा था, अपनी बात दोहराता जा रहा था, मैं नादान नहीं हूं, अभी तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। खैर ये चाहती हो तो मेरे दिमाग में आओ और मुझे नुकसान पहुंचाओ। वो उसके चेहरे के और करीब हो गया। उसी वक्त उसके मुंह पर एक जबरदस्त ठोकर पड़ी। वो उलटकर दूसरी तरफ रेत पर आ गिरा। आमना उसके सर पर पहुंच गई। उसके उठने से पहले मुंह पर एक और ठोकर रसीद की। मैंने खुद को उन चारों से छुड़ा लिया। अब इस अंदाज से लड़ रहा था कि वो मेरे करीब ना आए। दूसरे शख्स ने शीबा को उठने से पहले दबोच लिया था। मैं एक छलांग लगाता हुआ पहुंचा, उसके सर के बालों को मुट्ठी में जकड़कर खींचता हुआ दूर ले गया। उसी वक्त सिपाहियों ने आकर एक एक को पकड़ना शुरू कर दिया। दो सिपाहियों ने मुझे भी पकड़ लिया। एक ने कहा, ए मिस्टर, डंडे खाओगे या ठंडे रहोगे? मैंने गुस्से को ठंडा रखना ही मुनासिब समझा। इतनी देर तक जानबूझकर अनाड़ियों की तरह लड़ता रहा था। इसके बरक्स आमना ने लड़ने के दौरान भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया था। मैं चाहता था कोई मुझे फरहाद की हैसियत से ना पहचान सके। टेलीपैथी जाने वाले दुश्मन उन गुंडों के दिमागों में थे। वो आमना के अंदाज को देखकर शुबा कर सकते थे कि ये सोनिया या पोमी हो सकती या फिर आमना ही होगी। सब इंस्पेक्टर ने मुझे देखते हुए पूछा, तुम लोग गैर मुल्की हो, यहाँ झगड़ा क्यों हो रहा है? मैंने कहा, आप अपने मुल्की भाइयों से पूछें, ये हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर ने उनकी तरफ उंगलियां घुमाते हुए कहा, ये सब शक्लो सूरत से छटे हुए बदमाश लगते हैं। उनमें से एक जवान ने जेब में हाथ डाला और एक कार्ड निकालते हुए कहा, यह बेशक बदमाश है, लेकिन मैं क्या हूं, उसे देख लो। उसने कार्ड को देखा, फिर अटेंशन होकर सलाम किया। वो इंटेलिजेंस का कोई ऑफिसर था। उसने कहा, मुझे इन औरतों और इनके साथी पर शुबह है, आप इन्हें थाने ले चले, मैं आता हूँ। सब इंस्पेक्टर ने उन गुंडों की तरफ सवालिया नजरों से देखा। ऑफिसर ने कहा, इन सबको जाने दो। उन्हें छोड़ दिया गया और हमें पकड़ लिया गया। मैंने कहा, वाह क्या इंसाफ है, गुंडे बदमाश आज़ाद फिरते हैं और शरीफ आदमियों को पकड़ा जाता है। ऑफिसर ने तंजिया अंदाज में कहा, जरा थाने चलो, अभी तुम्हारी हकीकत खुल जाएगी। हम पुलिस वालों की हिरासत में अपनी कार तक आए। सब इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारी गाड़ी थाने पहुंच जाएगी, हमारी गाड़ी में बैठो। वो हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने की तरफ ले जाने लगा। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उस इंटेलिजेंस ऑफिसर के मुत्तल्लिक मालूम करना शुरू किया। पहले मैं हार्पर के पास पहुंचा। पता चला उसे बंबई में होने वाले वाकयात का इल्म नहीं है। यूं भी यहाँ के मामलात की जिम्मेदार लेडी रोजीना थी और मैं उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था। मैंने इंटेलिजेंस ऑफिसर के दिमाग को टटोलना शुरू किया। पता चला उसके अंदर आवाज़ आती है कि वह जल्द ही बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले फरहाद अली तैमूर या शीबा को गिरफ्तार कर सकेगा। वो दोनों इस मुल्क में तकरीबी कार्रवाइयों के सिलसिले में आए हैं। अगर दिमाग में सिर्फ इतनी ही बात आती कि फरहाद को गिरफ्तार कर सकता है तो वो इसे ख्याली परवाज समझकर टाल जाता।
मगर ये बात उसमें तहरीक पैदा कर रही थी। वह समुद्र के साहिल तक नहीं आना चाहता था और ना चाहने के बावजूद चला आया था। कोई उसे अंदर से धकेलता लाया था। इंटेलिजेंस का वो ऑफिसर यह समझने से कासिर था कि इतनी जल्दी उसने किस तरह इलाके के गुंडों को जमा किया और किस तरह फरहाद को शनाख्त किए बगैर उन 3 गैर मुल्कियों तक पहुंचा दिया, जिनमें एक मर्द और 2 औरतें थीं। ऑफिसर ने उन्हें सब इंस्पेक्टर के हवाले करते हुए दावा किया था कि थाने पहुंचकर हमें बेनकाब करेगा। मैं उसके ख्यालात पढ़ रहा था और वो इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल से राब्ता कायम करके उनसे थाने पहुंचने की दरख्वास्त कर रहा था। अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी फरहाद और शीबा का हवाला दे रहा था। यह चौंका देने वाली बात थी। आज सुबह एयरपोर्ट पर एक कातिल ने फरहाद को कत्ल करने का दावा किया था और शाम को इंटेलिजेंस का एक अफसर उस मकतूल फरहाद को जिंदा गिरफ्तार कर लेने का यकीन दिला रहा था।